गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो लाइव टेलीकास्ट में बच्चे बैठे हैं, क्या वो मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में इंडिकेट करें। गुड मॉर्निंग बच्चों। बोलो, इतने दुखी दुखी क्यों लगते हो? खुश रहा करो। क्योंकि दुखी हो नहीं, बस लगते हो। पे ठीक है। कुछ होते हैं जो दुखी होते हैं और लगते भी हैं। तुम दुखी हो नहीं, बस लग रहे हो ना। आज का जो हमारा सेशन है, इसमें हम एक चैप्टर का टारगेट लेकर चलना चाहते हैं। वो है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और इसी चैप्टर के अंतर्गत एक और हेडिंग आता है, सेंसरी रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग, जिसके अंतर्गत हम दो सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में चर्चा करेंगे। एक मेनली ईयर के बारे में और एक आई के बारे में। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का ऑफिशियली हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर है। तो हम बस न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। जो लाइव टेलीकास्ट में एक बार फिर से उनसे पूछना चाहूंगा, क्या वो मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो जो आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, हम सेशन को कंटिन्यू करना चाहेंगे। क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं बच्चों? मुझे चैट बॉक्स में इंडिकेट करें। चलिए ना, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। गुड मॉर्निंग बच्चों। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी का, यहाँ से मेन एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, मोस्टली तो एनसीईआरटी बेस्ड ही रहते हैं मोस्टली तो, पर कभी कभी जो है यहाँ से आउट ऑफ एनसीईआरटी भी क्वेश्चंस आपके मेन एग्जाम में आते हैं। तो इस चैप्टर के लिए स्पेशली मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि इस चैप्टर को आप जो है एनसीईआरटी प्लस मॉड्यूल दोनों से आपको रिवाइज कर कर मेन एग्जाम से पहले जाना चाहिए। जैसे कि आपके मेन एग्जाम में एक सवाल ये था, अल्जाइमर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। इनमें से कौन सा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर नहीं है? और उसका करेक्ट आंसर था दैट इज अल्जाइमर्स डिजीज। क्योंकि बाकी के जो तीन ऑप्शंस हैं वो आपको पता होना चाहिए। रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, वो एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। एक था सोरियासिस, ई साइलेंट होता है सोरियासिस। एक था विटिलिगो। ये दोनों जो है कहीं ना कहीं हमारे स्किन से रिलेटेड ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं। आपके मेन एग्जाम का क्वेश्चन ये था कि इनमें से कौन सा है जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर नहीं है, तो उसका करेक्ट आंसर था दैट इज अल्जाइमर्स डिजीज। और एनसीईआरटी ने नर्वस सिस्टम चैप्टर में अल्जाइमर्स डिजीज के बारे में कोई भी बात नहीं लिखी है, और ये बातें जो है आपके मॉड्यूल में लास्ट में गोल्डन की पॉइंट्स में अल्जाइमर्स डिजीज के बारे में कुछ बातें लिखी गई हैं। इसमें आपको एक और चीज बताऊं चाहूँ, आपके मेन एग्जाम में ये सवाल भी आया था, व्हाट विल हैपन इफ द एंटीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज इंजर्ड। आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, एनसीईआरटी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड नाम का अलग से कोई सब टॉपिक एक्सप्लेन नहीं किया गया है। तो आपके मॉड्यूल में जो है आपने स्पाइनल कॉर्ड पढ़ा होगा, आपने उसका ट्रांसफर सेक्शन पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा डॉर्सल हॉर्न, फिर डॉर्सल रूट, वेंट्रल हॉर्न और वेंट्रल रूट। थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, डॉर्सल में हम सेंसरी नर्व फाइबर्स की बात करते हैं, जबकि वेंट्रल में हम मोटर नर्व फाइबर्स की बात करते हैं। जो डॉर्सल वाला है उसी को हम पोस्टीरियर कह रहे हैं, और जो वेंट्रल वाला है उसी को हम एंटीरियर कह रहे हैं। और ये सब बातें जो है आपकी एनसीईआरटी के अंदर नहीं दी गई है। तो आपके मेन एग्जाम का सवाल ये था, व्हाट विल हैपन इफ द एंटीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज इंजर्ड। मैंने आपसे क्या कहा, डॉर्सल में सेंसरी नर्व फाइबर्स हैं और वेंट्रल के अंदर मोटर नर्व फाइबर्स हैं, और वेंट्रल को ही हम एंटीरियर कह रहे हैं। तो अगर एंटीरियर हॉर्न अगर डैमेज हो जाएगा तो स्पाइनल कॉर्ड से किसी टारगेट ऑर्गन तक जाने वाली जो मोटर इंपल्सेस है वो अफेक्ट हो जाएंगी। तो उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऐसा कुछ था कि द मोटर इंपल्सेस टू द टारगेट ऑर्गन विल बी अफेक्टेड। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, और आपको पता है एनसीईआरटी में स्पाइनल कॉर्ड नाम का अलग से कोई सब टॉपिक नहीं दे रखा है। माना कि स्पाइनल कॉर्ड को यूज किया गया है नी जर्क रिफ्लेक्स के अंदर, पर मैं आपको ये क्लियरली सजेस्ट करना चाहूंगा बच्चों कि एनसीईआरटी तो हमें पढ़नी ही चाहिए। पर मुझे ऐसा लगता है कि इस चैप्टर के अंदर, और इस चैप्टर से मेरा मतलब है इंक्लूडिंग सेंसरी ऑर्गन्स, क्योंकि कई बार सेंसरी ऑर्गन से वो सवाल आ जाते हैं जो एनसीईआरटी से सॉल्व नहीं होते हैं। जैसे आज जो हम क्लास में एक स्टेटमेंट डिस्कस भी कर लेंगे, शायद आपको क्वेश्चन याद आ रहा हो कि मेन एग्जाम में है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। और उसका करेक्ट आंसर फर्स्ट ऑप्शन था। जो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं वो डार्कनेस के दौरान जो है, डार्कनेस में वो डीपोलराइज हो जाते हैं, जबकि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लाइट वो हाइपर पोलराइज हो जाते हैं। ऐसा कुछ क्वेश्चन याद आ रहा है आपको? पर ये जो चीजें हैं ये आपकी एनसीईआरटी से सॉल्व नहीं हो रही हैं। तो पहली बात तो इस लेक्चर को मैं शुरू करूं से पहले मैं आपको एक सजेशन देना चाह रहा हूं। एक सजेशन है, मुझे लगता है कि ये हमारे लिए सही होगा कि कम से कम इस चैप्टर को हम एनसीईआरटी तो रिवाइज करेंगे ही सही, क्योंकि एनसीईआरटी हमारी जो है वो प्राथमिकता है। और मैं देख रहा हूं कि इस चैप्टर से मेन एग्जाम में आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। जैसे कि रिसेंटली जो है नीट के अंदर एक सवाल आया था कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट था। आपको पता होना चाहिए, वैसे तो जब डीपोलराइजेशन होता है वो सोडियम के इन्फ्लक्स की वजह से होता है। पर मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों, हमारे कोकलिया के अंदर
जो हेयर सेल्स होते हैं वहां पर जो पहला डीपोलेशन होता है वो पोटेशियम जो गेटेड चैनल्स होते हैं उनके खुलने की वजह से, पोटेशियम के इन्फ्लक्स की वजह से होता है। और ऐसा कुछ स्टेटमेंट आपके मेन एग्जाम में आ चुका है, शायद आप चेक कर लेंगे बाद में। नर्वस सिस्टम के बॉडी में एक क्वेश्चन ऐसा दे रखा है। मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूँ, व्हाट्स द लॉजिक? मुझे ऐसा लगता है कि न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इंक्लूडिंग सेंसरी ऑर्गन्स, ये ऐसा सब टॉपिक है ह्यूमन फिजियोलॉजी का जिसको आपको जो है मेन एग्जाम में जाने से पहले एनसीईआरटी तो आपको रिवाइज करना ही चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस टॉपिक को हमें थोड़ा बहुत मॉड्यूल से भी एक बार टैली कर लेना चाहिए मेन एग्जाम में जाने से पहले। तो ये तो बात हो गई, पहली बात है ना। इस चैप्टर के बारे में दूसरी बात ये बच्चों, इस चैप्टर के अंदर जब हम एनसीईआरटी के स्टेटमेंट्स पढ़ें तो उन स्टेटमेंट्स को बहुत आराम से पढ़ें, क्योंकि इस चैप्टर से आपके मेन एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्टली स्टेटमेंट बेस्ड ही आते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि हाइपोथैलेमस कहीं ना कहीं थर्मो रेगुलेशन करता है, कहीं ना कहीं लिखा हुआ है लिम्बिक सिस्टम के कुछ फंक्शंस लिखे हुए हैं, कहीं ना कहीं लिखा हुआ है कि मेडुला ऑब्लोंगेटा में सेंटर्स होते हैं जो कि हमारी इनवॉलेंटरी एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस, गैस्ट्रिक सिक्रीशन, रेस्पिरेशन, इनको रेगुलेट करता है। तो ये एनसीईआरटी के स्टेटमेंट हैं। और इस चैप्टर से मेन एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं स्टेटमेंट्स को नॉर्मली यूज करता है। या तो क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, या फिर ऐसा आ जाता है बॉक्स बन के क्वेश्चन आ जाता है, इधर चार नाम लिखे होते हैं, फॉर एग्जांपल हाइपोथैलेमस, मेडुला ऑब्लोंगेटा, लिम्बिक सिस्टम, थैलेमस, इधर उनके जो है चार स्टेटमेंट्स को जो है जंबल अरेंजमेंट के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया जाता है और मैं करेक्ट ऑप्शन सर्च करना होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि चैप्टर बेहद आसान है, न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। पर इस चैप्टर के अंदर एनसीईआरटी की जो स्टेटमेंट्स हैं और वो स्टेटमेंट स्पेशली किससे रिलेटेड हैं ये हमें क्लियरली पता होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं अगर स्टेटमेंट आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग, तो हमें पता होना चाहिए एनसीईआरटी ने स्टेटमेंट रिगार्डिंग थैलेमस लिख रखा है। आप समझ रहे हैं, अगर थर्मो रेगुलेशन आ जाएगा इसका मतलब हम हाइपोथैलेमस की बात कर रहे हैं। अगर कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस की बात करें यानी हम मेडुला ऑब्लोंगेटा की बात कर रहे हैं। जैसे कि आपके एम्स में एक बार ये सवाल आया था कि मिड ब्रेन रिसीव्स एंड इंटीग्रेट्स, ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, समरी में तो लिखा हुआ ही है मिड ब्रेन रिसीव्स एंड इंटीग्रेट्स, तो कौन सा ऑप्शन उसमें आंसर था? विजुअल, ऑडिटरी एंड टेक्टाइल इनपुट्स। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं बच्चों कि इस चैप्टर के अंदर आपको जो है एनसीईआरटी से तो इसको पढ़ना ही चाहिए, पर मेन एग्जाम में जाने से पहले कम से कम मॉडल से एक बार इसको हमें देखकर जरूर जाना चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस आउट ऑफ द एनसीईआरटी भी पूछे जाते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। और दूसरा, इस चैप्टर के अंदर जब आप एनसीईआरटी के स्टेटमेंट्स को पढ़ें तो आपको ये पता होना चाहिए वो स्टेटमेंट किसके बारे में लिखा हुआ है। तो इस चैप्टर में मेनली हम उन्हीं स्टेटमेंट्स को लेकर आज फोकस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन जो लाइव टेलीकास्ट में है। बच्चों, क्या आप मेरी आवाज साफ तरह से सुन पा रहे हैं और क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो फिर हम सेशन को शुरू करना चाहेंगे। हम टारगेट लेकर चल रहे हैं सिर्फ एक चैप्टर का, दैट इज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जो आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में इंडिकेट करें। इस चैप्टर में स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंस रखते हैं। हमें पता होना चाहिए कि ड्यूरामेटर आउटर है, एरिकनोइड जो है वो मिडल है और पायामेटर इनर मोस्ट है। तो हमें जो है सीक्वेंस पता होनी चाहिए, कई बार इसी में छेड़छाड़ हो जाती है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज का लेक्चर, है ना, ध्यान सुनेंगे ना। गुड मॉर्निंग बच्चों। मतलब आज के इस लेक्चर के अंदर जो है मेरा रोल काफी कम है। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बता चुका हूं कि एनसीईआरटी के स्टेटमेंट्स को हमें प्रॉपर्ली रीड कर लेना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर से हम देख रहे हैं, पहले तो आपने भी देखा होगा क्वेश्चंस के आने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो काफी घट गई है। आपको बताना चाहिए न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन से पहले क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते थे, पर 2-3 साल का जो सिनेरियो हम देख रहे हैं यहाँ से क्वेश्चंस का नंबर काफी कम हो गया है। कभी एक सवाल आता है, कभी दो सवाल आते हैं, तो वेटेज कम हो चुका है। और मैं फिर कह रहा हूँ वो क्वेश्चंस मोस्टली स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो स्टेटमेंट एनसीईआरटी ने किसके बारे में लिखा हुआ है। जैसे कि आपके नीट में फिलहाल एक सवाल था, चाहे वो इसी साल का या उससे पहले था, सवाल ये था, मैच द कॉलम था कि माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स किसमें मिलते हैं, अनमाइलिनेटेड किसमें मिलते हैं। और एनसीईआरटी ने क्लियरली स्टेटमेंट लिख रखा है माइलिनेटेड वाले मिलते हैं स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स में, जबकि अनमाइलिनेटेड मिलते हैं सोमेटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। तो जो एनसीईआरटी ने लिख दिया वही मैच द कॉलम में उसका आंसर गया था। हालांकि उसमें कंसेप्चुअली थोड़ी सी कुछ डिफरेंसेस आएंगे, वो मैं आपको समझाऊंगा इसे। पर इस चैप्टर में मैं आपसे क्या कह रहा हूं बच्चों, एनसीईआरटी ने जो स्टेटमेंट लिख दी है और वो स्टेटमेंट जिस स्ट्रक्चर के बारे में लिख दिए हैं हमें वो कम से कम याद होना चाहिए, क्योंकि आपके मेन एग्जाम में जो आंसर जाएगा वो एग्जैक्टली एनसीईआरटी बेस्ड ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मुझे ऐसा लगता है कि इस पैराग्राफ में जो है कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन हमें अच्छे से पढ़कर जानी चाहिए। कहीं ना कहीं उसमें ऐसा नहीं कि कोई शब्द में उलटफेर हो जाए। होम्योस्टेसिस एक अलग चीज होती है, कोऑर्डिनेशन एक अलग चीज होती है। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच टू और मोर ऑर्गन्स इंटरेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शंस ऑफ वन अनदर। तो हमें एनसीईआरटी की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू व्हिच टू और मोर ऑर्गन्स इंटरेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शंस ऑफ वन अनदर।
यानी कोऑर्डिनेशन वो प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज्यादा ऑर्गन्स आपस में मुलाकात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे की कमी को पूरा करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं, वो कहलाता है कोऑर्डिनेशन। और जब हमारी बॉडी के ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, तब हम अपनी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रख पाते हैं, और बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट रह पाना वही कहलाता है होम्योस्टेसिस। यानी अगर कोऑर्डिनेशन होगा तो हम क्या मेंटेन कर पाएंगे? होम्योस्टेसिस। और जब होम्योस्टेसिस होगा तो सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं वो प्रॉपर्ली रन कर पाएंगी और हम अपने सर्वाइवल की बात कर पाएंगे। तो इस पैराग्राफ में हमें होम्योस्टेसिस और कोऑर्डिनेशन में डिफरेंस समझ में आना चाहिए, वरना मैं डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ। एनसीईआरटी ने यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर भी समझाया गया। जब हम कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, उसको आप आराम से समझ लेंगे। पर मुझे लगता है कि हमें डेफिनेशन अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। मान लेते हैं डेफिनेशन आ जाए, प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस बाय व्हिच टू और मोर ऑर्गन्स इंटरेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शंस ऑफ वन अनदर, और ऑप्शन में कोऑर्डिनेशन और होम्योस्टेसिस बोथ हो। मुझे ऐसा लगता है कि आंसर कोऑर्डिनेशन जाना चाहिए, तो हम स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। तो इस पैराग्राफ में मुझे ये वाली बात ठीक लगती है। फिर ये वाला जो सब पैराग्राफ है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है ये पैराग्राफ आपको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। ये पैराग्राफ जो है न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम किस तरह से काम करते हैं, उनके बेसिक डिफरेंस को समराइज करने का काम करता है ये पैराग्राफ। आपको पता होना चाहिए द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर ए क्विक कोऑर्डिनेशन। नर्वस सिस्टम को जिस भी ऑर्गन को कंट्रोल करना होता है, जिस भी टारगेट को कंट्रोल करना होता है, वो अपने नर्व फाइबर की मदद से सीधे क्या बनाता है? पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन और इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस भेजकर काम करता है। तो जाहिर सी बात है ये क्विक कंट्रोल करने का काम करेगा। जबकि एंडोक्राइन सिस्टम में आप जानते हैं बच्चों डक्टलेस ग्लैंड होती है और वो अपने टारगेट के साथ जो है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन नहीं बना सकती। अगर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती, उनके पास डक्ट होती, तो डक्ट की मदद से वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बना सकती थी। जैसे फॉर एग्जांपल पेनक्रियाज, आप जानते हो पेनक्रियाज में डक्ट होती है, तो जो पेनक्रियाटिक डक्ट होती है वो ड्यूडेनम के साथ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बना सकती है। पर एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करते हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड, उनके पास डक्ट नहीं होगी, तो वो चाहकर भी अपने टारगेट ऑर्गन के साथ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन नहीं बना सकती है। और एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो कुछ केमिकल्स होते हैं जिन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं, उनकी मदद से कोऑर्डिनेशन करता है। पर न्यूरल के कंपैरिजन में एंडोक्राइन का जो काम करने का तरीका वो थोड़ा सा स्लो होता है। तो हमें ये वाला पैराग्राफ जरूर याद रखना चाहिए। और हाँ, हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी एक्टिविटीज को सिंक्रोनाइज फैशन में चलाने के लिए, एनसीईआरटी का वर्ड है सिंक्रोनाइज्ड। सिंक्रोनाइज मतलब तालमेल के साथ, लेफ्ट राइट लेफ्ट, कोई चीज बढ़ेगी तो घटा देंगे, घटेगी तो बढ़ा देंगे, यानी किसी भी एक्टिविटी को सिंक्रोनाइज फैशन में काम करवाने के लिए न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेट करते हैं, जॉइंटली इंटीग्रेट करते हैं। तो हमें जो है ये पैराग्राफ अच्छे से पता होना चाहिए। पहले पैराग्राफ में तो ये लिखा हुआ है कि बॉडी के सभी ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे ताकि हम क्या मेंटेन कर पाएंगे? होम्योस्टेसिस। और इस सब पैराग्राफ के अंदर जो है न्यूरल और एंडोक्राइन सिस्टम के वर्किंग मेथोडोलॉजी में क्या हल्का सा डिफरेंस है वो यहाँ पर बताया गया। पर याद रखेंगे द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क फॉर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर ए क्विक कोऑर्डिनेशन, जबकि एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड्स केमिकल कोऑर्डिनेशन थ्रू हार्मोन्स, ऐसा कुछ। और ये भी याद रखेंगे दोनों सिस्टम मिलकर काम करते हैं। कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है इन आवर बॉडी द न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम jointly coordinate and integrate all the activities of the organs so that they function in a synchronized fashion। हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए मेनली हम दो की बात करते हैं, न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। अब एनसीईआरटी ने हेडिंग लिखा है न्यूरल सिस्टम। पेज नंबर 316 पर आ चुके हैं। मैं फिर कह रहा हूं बच्चों यहां पर समझाने वाला पोर्शन कम है, और हाँ जो स्टेटमेंट्स हैं वो हमें ढंग से क्लियर होनी चाहिए। जैसे पहले लिखा हुआ है द न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल्स इज कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स। इसका मतलब ये नहीं है, यहाँ ऑल एनिमल्स लिखने का मतलब ये नहीं है कि सभी एनिमल्स के अंदर नर्वस सिस्टम होगा और साथ में न्यूरॉन्स होगा, नहीं। इसका लिखने का मतलब ये है अगर किसी जानवर के पास नर्वस सिस्टम है तो फिर उसके पास एक हाईली स्पेशलाइज्ड सेल न्यूरॉन तो होगा। क्योंकि आपको बताना चाहिए एनिमल्स की शुरुआत होती है पोरीफेरा से यानी स्पंजेस, जबकि न्यूरल सिस्टम में न्यूरॉन्स की शुरुआत हम करते हैं सिलेंट्रेट से यानी कि निडेरिया से। तो यहाँ पर ऑल एनिमल्स लिखने का मतलब स्पंजेस नहीं है, उनके पास न्यूरॉन्स नहीं है, उनके पास नर्वस सिस्टम नहीं है। तो यहाँ ऑल एनिमल्स लिखने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी एनिमल के पास नर्वस सिस्टम है, अगर नर्वस सिस्टम है तो फिर उन सभी एनिमल्स के नर्वस सिस्टम एक हाईली स्पेशलाइज्ड सेल तो होगा, दैट इज न्यूरॉन। आपको न्यूरॉन और नेफ्रॉन में डिफरेंस पता होना चाहिए, हमें जो है हड़बड़ी में नहीं पढ़ना है। न्यूरॉन एक सेल होता है, नेफ्रॉन सेल नहीं होता है। नेफ्रॉन तो बहुत सारे सेल से मिलकर बनी एपिथेलियम टिश्यू की एक ट्यूब होती है ना, ऐसा कुछ। तो एनसीईआरटी क्या लिखती है द न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल्स इज कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड
न्यूरॉन्स व्हिच कैन डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिमुलाई। ये तीनों शब्द हमें पता होने चाहिए। एक लिखा हुआ है डिटेक्ट, एक लिखा हुआ है रिसीव, एक लिखा हुआ है ट्रांसमिट। ये एनसीईआरटी के शब्द हैं, पर ये शब्द न्यूरॉन की तीन अलग अलग प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे जो न्यूरॉन है वो हल्के से हल्के स्टिमुलस को डिटेक्ट कर सकते हैं, इसका मतलब सेंसिटिविटी। न्यूरॉन्स हाईली सेंसिटिव होते हैं, हल्के से हल्के स्टिमुलस को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। स्टिमुलस को डिटेक्ट करने के बाद नर्व इंपल्स जनरेट कर सकते हैं, यानी इसको कहते हैं एक्साइटेबिलिटी, यानी स्टिमुलस को अब रिसीव कर लिया गया है। और सिर्फ नर्व इंपल्स को जनरेट होना करते हैं, नर्व इंपल्स को कंडक्ट भी तो करते हैं, ट्रांसमिट भी तो करते हैं। तो यहां पर ट्रांसमिट का मतलब है कंडक्टिविटी। तो हमें याद होना चाहिए एनसीईआरटी ने न्यूरॉन्स की तीन स्पेशलाइज्ड प्रॉपर्टीज लिखी हैं, पर इनके लिए जो टेक्निकल शब्द हैं वो आपको पता होने चाहिए रिस्पेक्टिवली। डिटेक्ट का मतलब है सेंसिटिविटी, रिसीव का मतलब है एक्साइटेबिलिटी, और ट्रांसमिट का मतलब है कंडक्टिविटी। हमें पता होना चाहिए जो नर्वस टिश्यूज में इलास्टिसिटी नहीं होती है, उसमें एक्सटेंसिबिलिटी नहीं होती है, उसमें स्ट्रेचेबिलिटी नहीं होती है। आपको पता है ये डिफरेंस जो है नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू में आएगा, क्योंकि जो मस्कुलर टिश्यू है उसमें भी सेंसिटिविटी होती है, उसमें भी एक्साइटेबिलिटी होती है, उसमें भी कंडक्टिविटी होती है, पर बेसिक डिफरेंस है यहाँ पर जो है एक्सटेंसिबिलिटी नहीं होती है ना, ऐसा कुछ, वो मसल फाइबर की प्रॉपर्टी। फिर यहां पर लिखा हुआ है द ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। एनसीईआरटी ने यहां पर ह्यूमन न्यूरल सिस्टम का क्लासिफिकेशन बताया है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन इन द बॉडी। नर्वस सिस्टम का वो पार्ट जो बॉडी में सेंट्रल एक्सिस पर आएगा उसे हम कहेंगे सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, और उसमें दो ऑर्गन्स आते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और इनके लिए जरूर याद रखेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। एनसीईआरटी का स्टेटमेंट, ये जो लाइन है सिर्फ सीएनएस के लिए है, यानी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। कहीं का लिखा हुआ है द सीएनएस इंक्लूड्स द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड एंड इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। यानी हमारी बॉडी को कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो उसको प्रोसेस करना ये सीएनएस का काम होता है, और उसको प्रोसेस कर लेने के बाद बॉडी को कंट्रोल करने के लिए सिग्नल जनरेट करना ये भी सीएनएस का काम होता है। वो अलग बात है कि सीएनएस के मैसेज को ऑर्गन्स तक ले जाने का काम जो करेगा वो है पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। यानी बॉडी में कोई भी इंफॉर्मेशन आ जाए उसकी प्रोसेसिंग करना, और प्रोसेस कर लेने के बाद बॉडी को कंट्रोल करने के लिए इंफॉर्मेशन जनरेट करना, ये किसका काम होता है? सीएनएस, यानी ओनली ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल, ये हमें ध्यान रखना है एनसीईआरटी स्टेटमेंट। अब समझिए बच्चों, मान लो मैं हूं सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, आप बॉडी के ऑर्गन्स हैं, तो मैं इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करूंगा और कंट्रोल करूंगा, और कंट्रोल करना चाहता हूं तो मुझे अपनी इंफॉर्मेशन को ऑर्गन्स तक पहुंचानी पड़ेगी। तो मेरी इंफॉर्मेशन को ऑर्गन्स तक लेकर कौन जाता है? यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और बॉडी के रिमेनिंग ऑर्गन्स को जोड़ने का काम जो नर्वस सिस्टम का पार्ट करता है उसी को हम कहते हैं पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। तो एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इट इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। मेरे पास समझाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, पर एनसीईआरटी के स्टेटमेंट्स इस चैप्टर में इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल, और सीएनएस और बॉडी के ऑर्गन्स को जो जोड़ेगा वो कहलाता है पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। और जोड़ेगा कौन? नर्व फाइबर्स। अब ये नर्व फाइबर्स जो हैं दो टाइप के हो सकते हैं, जो ऑर्गन से सीएनएस मैसेज लाते हैं उन्हें हम कहते हैं सेंसरी या फिर एफरेंट नर्व फाइबर्स, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। और जो सीएनएस से ऑर्गन की तरफ इंपल्स लेकर जाते हैं उन्हें हम कहते हैं मोटर या फिर इफरेंट नर्व फाइबर्स। और ये जो नर्व फाइबर्स हैं, समझो मुझे, तो ये जो नर्व फाइबर्स हैं इनका कलेक्शन में पीएनएस में बात कर रहा हूं, और पीएनएस में नर्व फाइबर्स यानी एक्सॉन का गुच्छा कहलाता है नर्व। तो एक्चुअली में सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ऑर्गन्स को जोड़ने का काम कौन करता है? नर्व फाइबर्स। ये सेंसरी भी हो सकते हैं एफरेंट, ये मोटर भी हो सकते हैं इफरेंट, और इनका गुच्छा क्या कहलाता है? नर्व। और ये जो नर्व्स हैं यही तो दो टाइप की होती हैं, अगर ब्रेन और ऑर्गन को जोड़ रही वो है क्रेनियल नर्व्स, और अगर स्पाइनल कॉर्ड और ऑर्गन को जोड़ रही वो है स्पाइनल नर्व्स। तो कुल मिला के नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, उसमें आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, इट इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ओरिजिनेट होती है कुछ नर्व्स, ब्रेन से जो निकलती है उन्हें हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है उनको स्पाइनल नर्व्स कहते हैं, और यही नर्व्स सीएनएस और ऑर्गन्स को जोड़ने का काम करती है। तो यही नर्व्स किसका फॉर्मेशन करते हैं? पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। अब समझे, बॉडी में ऑर्गन्स दो टाइप के हैं, कुछ होते हैं जिनको हम विल पावर से कंट्रोल कर सकते हैं, जिन्हें हम कहेंगे वॉलंटरी ऑर्गन्स, फॉर एग्जांपल स्केलेटल मसल। एनसीईआरटी यहां पर कहने का वर्ड यूज किया है स्केलेटल मसल। स्केलेटन से जो मसल जुड़ी होती है वो स्केलेटल मसल है, और स्केलेटल मसल वॉलंटरी होती है। और कुछ होती हैं इनवॉलंटरी ऑर्गन्स, जैसे फॉर एग्जांपल स्मूथ मसल्स, हमारी विसरल ऑर्गन्स की जो मसल है। अब समझे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ऑर्गन्स को जो जोड़ेगा वो क्या है? पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। अब ये पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम दो टाइप का हो सकता है डिपेंडिंग ऑन ये सीएनएस और किस टाइप के ऑर्गन को जोड़ रहा है।
अगर ये सीएनएस और वॉलेंट्री को जोड़ रहा है तो ये है सोमेटिक नर्वस सिस्टम, अगर सीएनएस और इनवॉलेंट्री को जोड़ रहा है ये है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑल्सो रेफर टू एज विसरल नर्वस सिस्टम। एनसीईआरटी ने यहां पर लिखा है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर इस पैराग्राफ में तो लिख दिया है कि जो पीएनएस है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, लिखा हुआ है द पीएनएस इज डिवाइडेड इनटू टू डिविजन्स, एक सोमेटिक न्यूरल सिस्टम और एक ऑटोनॉमिक। फिर अगले पैराग्राफ में यहां अलग से लिखा है विसरल न्यूरल सिस्टम इज द पार्ट ऑफ पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। तो बच्चों को डाउट आता है तो क्या सर इसका मतलब पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम में तीन होते हैं, सोमेटिक, ऑटोनॉमिक और विसरल। तो मैं आपको बता दूं मेडिकल कॉलेज का स्टेटमेंट है विसरल नर्वस सिस्टम इज अनदर नेम फॉर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम तीन में डिवाइड नहीं करेंगे कि सर एनसीईआरटी के हिसाब से तो तीन हो गया ना सर, देखो लिखा हुआ है यहाँ तो पीएनएस इज डिवाइडेड इनटू टू डिविजन्स, और यहां पर भी लिखा हुआ है कि पीएनएस का एक और पार्ट है विसरल नर्वस सिस्टम। इसका मतलब सर पीएनएस के तीन डिवीजन हो गए, ऐसा नहीं है। विसरल नर्वस सिस्टम इज एक्चुअली अनदर नेम फॉर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। वापिस से बोल रहा हूं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। आप जान रहे हैं बच्चों, मैं फिर रहा हूं स्टेटमेंट्स यहां पर इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारे लिए, बाकी ज्यादा समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बस एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें आएंगी, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, इट इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ऑर्गन्स को जो जोड़ेगा वो क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स ही तो होंगी, वो नर्व फाइबर्स ही तो होंगे। अगर वो सेंसरी भी हो सकते हैं एफरेंट, वो मोटर भी हो सकते हैं इफरेंट, और सीएनएस और ऑर्गन्स को जो जोड़ते हैं वही कहलाता है पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। अब ये दो टाइप का है, अगर सीएनएस और वॉलंटरी ऑर्गन्स को जोड़े यानी स्केलेटल मसल्स को जोड़े वो है सोमेटिक नर्वस सिस्टम। और समझे सोमेटिक नर्वस सिस्टम में दोनों टाइप के नर्व फाइबर्स होंगे, सेंसरी भी होंगे और मोटर भी होंगे। What are sensory? Which relay impulses from a skeletal muscle to CNS. What are motor? Which relay impulses from CNS to skeletal muscle. पर आपकी एनसीईआरटी ने है यहां पर सिर्फ मोटर के बारे में जिक्र किया है, तो इसको पढ़कर ऐसा लगता है कि सोमेटिक नर्वस सिस्टम में सिर्फ मोटर नर्व फाइबर्स होते हैं क्या? ऐसा नहीं है, इसमें सेंसरी नर्व फाइबर भी तो होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो है मेरा वॉलंटरी स्ट्रक्चर है स्केलेटल मसल, यहां मान लो किसी ने टच किया, अब जाहिर सी बात है यहां का सिग्नल जो है वो मेरे ब्रेन तक गया तो होगा, पर ऑर्गन से सीएनएस जो लेकर जाएगा वो सेंसरी होगा, एफरेंट नर्व फाइबर, और ये वॉलंटरी ऑर्गन है तो यहां से मैसेज ले जाने वाला सेंसरी और एफरेंट होना चाहिए। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ऑर्गन्स को जो जोड़ता है वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो सेंट्रल और वॉलंटरी को जोड़ता है वो है सोमेटिक नर्वस सिस्टम, जो सेंट्रल और इनवॉलंटरी को जोड़ता है वो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या विसरल नर्वस सिस्टम। और समझे दोनों के अंदर दोनों टाइप के नर्व फाइबर्स होंगे, यानी सोमेटिक में सेंसरी नर्व फाइबर्स भी होंगे और मोटर नर्व फाइबर्स भी होंगे, और ऑटोनॉमिक में सेंसरी नर्व फाइबर भी होंगे और मोटर नर्व फाइबर भी होंगे। पर इस पैराग्राफ को पढ़कर ऐसा लगता है कि सोमेटिक और ऑटोनॉमिक में सिर्फ मोटर नर्व फाइबर्स हैं, जैसा पढ़ सकते हैं इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है बस सोमेटिक न्यूरल सिस्टम रिलीज इंपल्सेस फ्रॉम द सीएनएस टू द स्केलेटल मसल, यानी सोमेटिक नर्वस सिस्टम पहले बात तो कंफर्म है वो सीएनएस और स्केलेटल मसल्स को जोड़ेगा। पर इसको पढ़कर ऐसा लगता है कि द सोमेटिक न्यूरल सिस्टम रिलीज इंपल्सेस फ्रॉम सीएनएस टू स्केलेटल मसल, यानी सेंसरी या मोटर, मोटर जैसे मोटर की बात कर रहा है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं सोमेटिक नर्वस सिस्टम में सेंसरी नर्व फाइबर्स भी होते हैं, उससे देखो ऑटोनॉमिक को पढ़ के भी ऐसा लगेगा व्हाइल द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ट्रांसमिट इंपल्सेस फ्रॉम सीएनएस टू द इनवॉलंटरी ऑर्गन। पहले तो सीएनएस से ऑर्गन यानी कि मोटर, तो ये भी यहां पर सिर्फ मोटर की बात कर रहा है। तो मैं आपको वापस बता दूं ब्रेन और स्पाइनल को हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, रफ्तार बढ़ाते बच्चों समय नहीं है ना। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इट इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कंट्रोल। यहां से निकलती हैं क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स, और इनके अंदर होते हैं नर्व फाइबर्स जो ऑर्गन से सीएनएस लाते हैं, सेंसरी यानी एफरेंट नर्व फाइबर्स, जो सीएनएस से ऑर्गन लेकर जाते हैं मोटर या इफरेंट नर्व फाइबर्स। और समझिए यही नर्व फाइबर्स एक्चुअली क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इनका काम होता है सीएनएस और ऑर्गन्स को जोड़ना। अगर ये सीएनएस और वॉलंटरी ऑर्गन्स फॉर एग्जांपल स्केलेटल मसल को जोड़ेगा तो इसको हम कहेंगे सोमेटिक नर्वस सिस्टम, इसमें सेंसरी नर्व फाइबर भी होंगे और मोटर नर्व फाइबर भी होंगे। जो सीएनएस और इनवॉलंटरी ऑर्गन को जोड़ेगा इसी को हम कहेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑल्सो रेफर टू एज विसरल नर्वस सिस्टम। और समझिए मैंने आपसे क्या कहा, इसको पढ़कर तो ऐसा लगता है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सिर्फ मोटर नर्व फाइबर्स हैं, पर ऑटोनॉमिक को ही दूसरा नाम दिया जाता है विसरल नर्वस सिस्टम। और इस पैराग्राफ को पढ़कर पता चलता है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दोनों टाइप के नर्व फाइबर्स हैं, तो इसमें होते दोनों टाइप के ही हैं। जैसा देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, विसरल नर्वस सिस्टम इज दैट पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसमें ये सब चीजें होती हैं which impulses travel from the central nervous system to the viscera, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से विसरा यानी कि मोटर की बात होगी, एंड फ्रॉम द विसरा टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि सेंसरी की बात होगी। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ऑर्गन्स को जो जोड़ता है, समय खर्च करें क्योंकि एनसीईआरटी है,
सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ऑर्गन्स को जो जोड़ता है उसे हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अगर वो सीएनएस और वॉलेंट्री को जोड़ता है, फॉर एग्जांपल स्केलेटल मसल, तो इसको हम कहेंगे सोमेटिक नर्वस सिस्टम। इसमें सेंसरी वाले भी होंगे और मोटर वाले भी होंगे। जो सीएनएस और इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स को जोड़ता है इसी को हम कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या विसरल नर्वस सिस्टम। इसमें सेंसरी वाले भी होंगे और मोटर वाले भी होंगे। अब एक चीज समझें, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का जो मोटर पाथवे होता है उससे डिवाइड करते हैं सिर्फ दो के अंदर, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पर एनसीईआरटी पढ़कर ऐसा लगता है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इसको पढ़कर ऐसा लगता है, कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, द ऑटोनॉमिक न्यूरस सिस्टम इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। इसको पढ़कर तो ऐसा लगता है अरे बेटा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मतलब क्या हुआ, सीएनएस और इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स को जोड़ने वाला। अब मैंने आपसे कहा ना इसमें जो है सेंसरी नर्व फाइबर भी होंगे और मोटर भी होंगे। तो पूरा का पूरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो में डिवाइडेड नहीं है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का जो सिर्फ मोटर पाथवे होता है उसे डिवाइड करते हैं दो के अंदर, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट आ जाए तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। हम उसको 100% सही कंसीडर कर लेंगे, पर सच्चाई तो ये है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की भी मोटर पाथवे का डिवीजन है सिर्फ। यानी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक कभी भी विसरल ऑर्गन से मैसेज सीएनएस की तरफ नहीं ला सकता। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक है, पहले बात तो ये एएनएस का पार्ट है, पर ये एएनएस का जो है सिर्फ मोटर पार्ट का क्लासिफिकेशन है, ये आपको पता होना चाहिए। यहां पर एक कंफ्यूजन आता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सिर्फ दो ही पार्ट में डिवाइड करेंगे, सोमेटिक और ऑटोनॉमिक। ऑटोनॉमिक को ही कहा जाता है विसरल नर्वस सिस्टम, दैट्स इट। सोमेटिक में सेंसरी और मोटर दोनों तरह के नर्व फाइबर्स होंगे, ऑटोनॉमिक में सेंसरी और मोटर दोनों तरह के नर्व फाइबर्स होंगे, और ऑटोनॉमिक का जो मोटर पाथवे है उसको हम दो में डिवाइड करते हैं, दैट इज सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑफ द न्यूरल सिस्टम। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए, पर गलती ना हो जाए, अगर पूछा जाए न्यूरॉन इज कंपोज्ड ऑफ हाउ मेनी पार्ट्स, आंसर जाएगा 3, रेस्पेक्ट एनसीईआरटी लिखा हुआ है। और हाँ, न्यूरॉन एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, हालांकि शरीर का सबसे लंबा सेल होता है, द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, पर पतला भी तो होता है, उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है क्योंकि सेल है। और ध्यान रखना न्यूरॉन के अंदर 3 मेजर पार्ट्स होते हैं, 3 मेजर पार्ट्स। और याद रखेंगे सेल बॉडी, साइटोन, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। कई बार इसे एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी दे रखा है, द न्यूरॉन इज कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सॉन एंड टीलोडेंड्रिया। गलत, हमें सिर्फ एनसीईआरटी को जस्टिफाई करना है। न्यूरॉन के अंदर मेनली 3 पार्ट्स हम कंसीडर करेंगे, एक सेल बॉडी होता है, एक डेंड्राइट्स होते हैं और एक एक्सॉन होता है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है, निसल्स ग्रेनुल के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये आपकी नीट का सवाल था कि निसल्स ग्रेनुल एक्चुअली में होते क्या हैं, आपको बताना चाहिए। निसल्स ग्रेनुल एक्चुअली क्लस्टर्स ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक एंड फ्री राइबोसोम्स, ये नीट का सवाल है। तो मैं आपसे फिर कह रहा हूं ना बच्चों, कुछ बातें हैं जो एनसीईआरटी से सॉल्व नहीं हो रही हैं, तो मुझे लगता है इस चैप्टर के लिए आपको मॉड्यूल को भी अच्छे से रिवाइज कर जाना ही चाहिए। जबकि मेन एग्जाम का सवाल था निसल्स ग्रेनुल आर, आंसर था क्लस्टर्स ऑफ आरईआर एंड फ्री राइबोसोम्स। फ्री राइबोसोम ना भी मिले तो याद जरूर रखना आरईआर। और आरईआर का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। बाकी ये सब बेसिक चीज आपको पता चल जाएंगे। निसल्स ग्रेनुल कहां पाया जाता है, कहां नहीं होता है, ये सब आपको पता होगा। एक्सॉन्स के अंदर निसल्स ग्रेनुल कंप्लीटली एब्सेंट होता है। फिर यहां पर जो है न्यूरॉन के बारे में स्ट्रक्चर में कुछ लिखा हुआ है। जो एक्सॉन होता है, लॉन्ग नर्व फाइबर होता है, उसमें जो सिनेप्टिक नॉब बन जाते हैं, उसमें कुछ वेसिकल्स होते हैं, उनमें केमिकल भरा होता है, न्यूरोट्रांसमीटर। ये बेसिक बातें जो हमें पता होना चाहिए। फिर यहां पर लिखा हुआ है स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन का हम फंक्शनल क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं, सेंसरी भी हो सकते हैं, मोटर भी हो सकते हैं। यहां पर एनसीईआरटी ने उसका स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन लिखा है और 3 टाइप्स के बारे में लिखा है, तो 3 जरूर याद होनी चाहिए। और इनके ब्रैकेट में जो इनकी परिभाषा लिखी हुई है वो आपको याद होनी चाहिए, मेरे एग्जाम में वही आएंगी। कि मल्टीपोलर किसे कहते हैं, जिसमें एक्सॉन तो एक होगा पर डेंड्राइट्स एक से ज्यादा होंगे। और याद रखेंगे मल्टीपोलर न्यूरॉन्स जो हैं वो हमारे अंदर मैक्सिमम होते हैं। मैक्सिमम हमारी बॉडी में जो मैक्सिमम न्यूरॉन्स होते हैं वो मल्टीपोलर होते हैं। क्यों? बिकॉज ऑल द मोटर न्यूरॉन्स आर मल्टीपोलर। हमारी बॉडी में जितने भी मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो मल्टीपोलर होते हैं। तो एम फॉर मोटर, एम फॉर मल्टीपोलर, एम फॉर मैक्सिमम। पर एनसीईआरटी के हिसाब से याद रखेंगे कि मल्टीपोलर न्यूरॉन्स कहां मिलते हैं, तो ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स में मिलते हैं। मैथ्स द कॉलिंग में यही आता है, इधर लिखा होगा मल्टीपोलर न्यूरॉन, इधर लिखा होगा सेरिब्रल कॉर्टेक्स। बाकी मैंने आपको बता दिया, एम फॉर मोटर, एम फॉर मल्टीपोलर, एम फॉर मैक्सिमम। बाईपोलर जरूर याद रखें,
ये हमारी रेटिना में मिलता है ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, दो पोल्स होंगे, तो एक ही डेंड्राइट होगा और एक ही एक्सोन होगा। होता है डेंड्राइट्स एब्सेंट एम्ब्रायनिक स्टेज में, तो एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है वो आपको जरूर पढ़ना चाहिए। उसके बाद यहां पर बच्चों माइलिनेटेड नॉन माइलिनेटेड के बारे में कुछ लिखा हुआ है। अब मैं आपको फिर बताऊं, आपके मेन एग्जाम का सवाल था कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स माइलिन शीथ, और आंसर उसका वो ऑप्शन था जिसमें लिखा हुआ था ओलिगोडेंड्रोसाइट्स एंड स्वान सेल। और पूरी एनसीईआरटी में ओलिगोडेंड्रोसाइट शब्द तक नहीं है। एनसीईआरटी में एक शब्द लिखा हुआ है स्वान सेल। तो आपके मेन एग्जाम का सवाल था कि माइलिन शीथ इज प्रोड्यूस्ड बाय, आंसर था ओलिगोडेंड्रोसाइट एंड स्वान सेल। तो मैं बार बार यही कहना चाह रहा हूं कि इस चैप्टर को आप एनसीईआरटी से और साथ ही साथ मॉड्यूल से जरूर पढ़कर जाएं, क्योंकि सवाल एक और दो आने हैं और वो एक और दो सवाल आउट ऑफ द एनसीईआरटी भी आ सकते हैं। और आपके मॉड्यूल में क्लियरली लिखा हुआ है, आपको बताया कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करते हैं स्वान सेल, जबकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वही काम कौन करते हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट। एनसीईआरटी में ओलिगोडेंड्रोसाइट शब्द नहीं है, पर मेन एग्जाम का सवाल था माइलिन शीथ इज प्रोड्यूस्ड बाय, आंसर था ओलिगोडेंड्रोसाइट एंड स्वान सेल। तो अगर हमने मॉड्यूल नहीं पढ़ रखा होगा तो शायद वो क्वेश्चन हमारा मिस हो सकता था। अब यहां पर सबसे कंफ्यूजिंग और सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट, ये तो आपको पता होना चाहिए, द गैप बिटवीन टू एडजेसेंट माइलिन शीथ इज नोन एज नोड ऑफ एंगर। द गैप बिटवीन टू एडजेसेंट माइलिन शीथ, द गैप बिटवीन टू एडजेसेंट स्वान सेल नहीं, तो स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना होगा। द गैप बिटवीन टू एडजेसेंट माइलिन शीथ इज नोन एज नोड ऑफ एंगर। अब यहां पर एक स्टेटमेंट है जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपके नीट का सवाल भी था। वो पैराग्राफ ये वाला है, ऐसा कुछ। आपको पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के हर नर्व फाइबर पर स्वान सेल तो होंगे, स्वान सेल तो होंगे। अगर वो टाइटली रैप हो जाएं तो हम कह देंगे माइलिनेटेड, और लूजली रैप हो जाए तो हम कह देंगे नॉन माइलिनेटेड। यानी स्वान सेल का होना इस बात का कंफर्मेशन नहीं है कि न्यूरॉन माइलिनेटेड होगा ही सही। स्वान सेल अगर टाइटली रैप हो जाए तो हम कह देंगे माइलिनेटेड है, स्वान सेल अगर लूजली रैप हो जाए तो हम कहेंगे नॉन माइलिनेटेड है। यानी समझो, जो अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन होगा पीएनएस का, उस पर स्वान सेल तो होगा पर वो माइलिन शीथ नहीं बना रहा है। यहां पर कहीं ना कहीं लिखा हुआ है अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर इज एनक्लोज्ड बाय स्वान सेल। मैंने आपसे कहा पेरिफेरल नर्व सिस्टम के हर नर्व फाइबर स्वान सेल तो होगा, कंफर्म है। अगर वो टाइटली रैप हो गया तो हम कह देंगे माइलिनेटेड, और लूजली रैप होगा तो हम कहेंगे नॉन माइलिनेटेड। यानी जो अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन है वो भी स्वान सेल से एनक्लोज तो होगा, ये कंफर्म बात है। अब इस पैराग्राफ में एनसीईआरटी ने ये बताने की कोशिश की है कि माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स कहां मिलते हैं और अनमाइलिनेटेड कहां मिलते हैं। तो मैं आपको एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, ये जरूर ध्यान रखें। और मैं फिर दोहराता हूं बच्चों, मेन एग्जाम में हमें जो है ऑप्शंस को रिडक्शन करके, रिडक्शनिस्ट अप्रोच मैंने आपको समझाया था, वो स्ट्रेटेजी यूज करोगे, तीन को गलत साबित करना है, फिर हमें बेस्ट ऑप्शन टिक करना होता है। ये तो हमें हमेशा ही ध्यान रखना है। पर मैं आपको बता दूं एक जनरल स्टेटमेंट, जनरल स्टेटमेंट, चाहे सीएनएस हो चाहे पीएनएस हो, जनरल स्टेटमेंट, चाहे सीएनएस हो चाहे पीएनएस हो, चाहे क्रेनियल नर्व्स हो चाहे स्पाइनल नर्व्स हो, चाहे सोमेटिक नर्वस सिस्टम हो चाहे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हो, चाहे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हो चाहे पैरासिम्पैथेटिक, हर जगह माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड दोनों टाइप के नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं। ये चीज ध्यान रखना। वापस बोल देता हूं, चाहे सीएनएस हो चाहे पीएनएस हो। जैसे सीएनएस में माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स मिलते हैं, कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम इज अ बैंड ऑफ व्हाइट नर्व फाइबर्स, तो माइलिनेटेड है। और सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स भी तो होते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, चाहे सीएनएस हो चाहे पीएनएस हो, चाहे क्रेनियल नर्व हो चाहे स्पाइनल नर्व हो, चाहे सोमेटिक नर्वस सिस्टम हो, वैसे मेडिकल कॉलेज के मैक्सिमम बुक्स में ये लिखा हुआ है कि सोमेटिक नर्वस सिस्टम में माइलिनेटेड होते हैं, एनसीईआरटी ने सोमेटिक में अनमाइलिनेटेड भी लिख दिया है। तो मैं आपकी एनसीईआरटी और मेडिकल कॉलेज दोनों को कंबाइन करते हुए आपके सामने एक जनरल स्टेटमेंट कह रहा हूं, चाहे सीएनएस हो चाहे पीएनएस हो, चाहे सोमेटिक नर्वस सिस्टम चाहे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, चाहे सिंपैथेटिक हो चाहे पैरासिम्पैथेटिक हो, चाहे क्रेनियल नर्व हो चाहे स्पाइनल नर्व हो, दोनों जगह दोनों टाइप के नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं। अब एनसीईआरटी ने क्या लिखा, और यही आपके मेरे एग्जाम का क्वेश्चन था, आंसर यही गया है। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये बक्सा तो रखना ही है। एनसीईआरटी ने क्या लिखा कि माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स। सही है,
उसने ये लिखा है कि माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स। ये थोड़ा लिखा कि माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर फाउंड ओनली इन, यहां ओनली शब्द नहीं है, उसने ये लिखा है कि माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स स्पाइनल और क्रेनियल में मिलते हैं। और मैंने आपको क्या कहा था, स्पाइनल और क्रेनियल नर्व में अनमाइलिनेटेड भी तो मिलते हैं। पर एनसीईआरटी ने गलत थोड़ा लिखा, और उसने क्या लिखा कि स्पाइनल और क्रेनियल नर्व में अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर माइलिनेटेड नर्व फाइबर मिलते हैं। सही है। उसने ये नहीं लिखा कि इन दोनों में अनमाइलिनेटेड भी मिलते हैं। उसने देखो यहां क्या लिखा कि जो सोमेटिक और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है उसमें अनमाइलिनेटेड मिलते हैं। सही तो है। बस उसने ये नहीं लिखा कि सोमेटिक और ऑटोनोमिक में माइलिनेटेड भी मिलते हैं। मतलब समझे, मैं आपको भी पढ़ा रहा हूं, मैं इनको भी पढ़ा रहा हूं। एनसीईआरटी ने क्या लिखा कि एमजे सर इनको पढ़ाते हैं। सही है। उसने ये नहीं लिखा कि एमजे सर इनको भी तो पढ़ाते हैं। तुम्हें समझ में आ रहा है क्या? एनसीईआरटी ने ये लिखा कि माइलिनेटेड नर्व फाइबर स्पाइनल और क्रेनियल में मिलते हैं। सही है। उसने ये नहीं लिखा कि माइलिनेटेड वाले जो है वो सोमेटिक और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में भी मिलते हैं। उसने ये लिखा कि अनमाइलिनेटेड वाले जो है सोमेटिक और ऑटोनोमिक में मिलते हैं। सही है। उसने ये नहीं लिखा कि अनमाइलिनेटेड वाले स्पाइनल और क्रेनियल नर्व में भी मिलते हैं। तो लिखा कुछ गलत नहीं है, पर अधूरा लिखा है। तो आपके मेन एग्जाम का आंसर यही गया था। तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये बॉक्स आपको याद होना ही चाहिए। मैच द कॉलम आया था, इधर था माइलिनेटेड, तो आंसर गया स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व। और अनमाइलिनेटेड तो उसका मैच गया सोमेटिक और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। माइलिनेटेड तो स्पाइनल प्लस क्रेनियल नर्व। अनमाइलिनेटेड तो सोमेटिक प्लस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। स्पाइनल और क्रेनियल नर्व पूरा मिलाकर स्पेलिंग लिखेंगे तो छोटा आएगा, तो माइलिनेट की स्पेलिंग छोटी है। सोमेटिक प्लस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम मिलाकर लिखोगे तो स्पेलिंग बड़ी आएगी, तो अनमाइलिनेटेड की स्पेलिंग बड़ी है। तो बस याद रखें। तो समझ में तो आ रहा है ना? मैं फिर कह रहा हूं, आपके मेरे एग्जाम का सवाल था, जरूर याद रखें। माइलिनेटेड छोटा शब्द है, तो ये छोटों में मिल रहा है, स्पाइनल प्लस क्रेनियल नर्व। अनमाइलिनेटेड बड़ा है, तो ये बड़ों में मिल रहा है, सोमेटिक प्लस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, मेरे एग्जाम में आ चुका है। मैं फिर कह रहा हूं, इस बॉक्स को डायरेक्टली याद भी रख लेना चाहिए। जो लाइव टेलीकास्ट में, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं बच्चों? क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मैं फिर दोहरा रहा हूं, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे एग्जाम में आ चुका है। सीधे याद रख लेंगे, माइलिनेटेड वाले कहां मिलते हैं, स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व। अनमाइलिनेटेड वाले कहां मिलते हैं, सोमेटिक एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। बाकी मैं आपको बता चुका हूं, दोनों तरफ मिलेंगे, और हमें ये बक्सा जरूर याद होना चाहिए। अगला हेडिंग लिखा हुआ है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। कभी आ जाए आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स पूछ ले, तो ये तो आपको पता होना चाहिए ना। फिर लिखा हुआ है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। आपने पढ़ा होगा बच्चों, पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन, पर बेसिक आइडिया होना चाहिए। पोलराइजेशन को कहा जाता है रेस्टिंग स्टेज, विश्रामावस्था। और जो रेस्ट में होता है वही जाग सकता है। जो जागा हुआ है वो क्या जागेगा? जो रेस्ट में होता है वही तो एक्साइट हो सकता है। जो पहले से एक्साइटेड है वो क्या एक्साइट होगा? तो रेस्टिंग स्टेज को, पोलराइजेशन को एक्साइटेबल स्टेज कहते हैं। एक्साइटेड स्टेज नहीं, एक्साइटेबल। तो आपकी एनसीईआरटी लिखती है द न्यूरॉन जो हो वो एक्साइटेबल सेल्स होते हैं। एक्साइटेबल बिकॉज देयर मेम्ब्रेन्स आर इन ए पोलराइज्ड स्टेट। पोलराइज्ड लिखने का मतलब है रेस्टिंग स्टेज। और जो रेस्ट में होगा वही तो एक्साइट होने की एबिलिटी रखता है। तो समझे, पोलराइज्ड स्टेट को जो है एक्साइटेड स्टेज नहीं कहते, एक्साइटेबल स्टेज। तो वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक्साइटेबल। द न्यूरॉन इज एबल टू गेट एक्साइटेड येट नॉट एक्साइटेड। द न्यूरॉन इज एबल टू गेट एक्साइटेड। स्टिमुलस दोगे तो ले सकता है, हालांकि दिया नहीं है तो ले नहीं रहा है। स्टिमुलस दोगे तो ले सकता है, और ले लेगा तो एक्साइट हो जाएगा। एक्साइट हो जाएगा, एक्शन पोटेंशियल बना लेगा, डीपोलराइजेशन। तो याद रखेंगे, न्यूरॉन्स आर इन एक्साइटेबल सेल्स। न्यूरॉन्स एक्साइटेबल सेल हैं, यानी वो एबल टू गेट एक्साइटेड हैं। तो वो किस वजह से? क्योंकि अभी वो रेस्टिंग स्टेज में, पोलराइज में। फिर रेस्टिंग स्टेज में आपको बताना चाहिए, मेम्ब्रेन अंदर से नेगेटिव होती है, बाहर से पॉजिटिव होती है। जब मेम्ब्रेन कह रहा हूं तो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन की बात कर रहा हूं। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन के अक्रॉस, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं। ये आगे कहने का लिखा हुआ है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन इज नोन एज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। वैल्यू पता होनी चाहिए -70 मिलीवोल्ट ऐसा कुछ। और रेस्टिंग स्टेज में मेम्ब्रेन अंदर से नेगेटिव क्यों होती है, उसके 3 फैक्टर्स यहां पर रिस्पॉन्सिबल हैं। ये पैराग्राफ जरूर याद रखें। आपको पता होना चाहिए बच्चों, आपने पढ़ा भी होगा, रेस्टिंग स्टेज में सोडियम वीजीसीज एंड पोटेशियम वीजीसीज दोनों एक साथ बंद होते हैं। जबकि जो लीक चैनल्स होते हैं, लीक चैनल्स तो हमेशा ही खुले रहेंगे।
और लीक चैनल्स पोटेशियम के लिए ज्यादा होते हैं। तो जब तक सोडियम वीजीसी ना खुल जाए, मेम्ब्रेन की परमिटिविटी हमेशा पोटेशियम के लिए ज्यादा रहेगी। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, जो लीक चैनल्स होते हैं ना, सोडियम पोटेशियम दोनों के लीक चैनल्स होते हैं, और लीक चैनल्स पैसिव हैं, ऑलवेज ओपन, तो हमेशा खुले रहेंगे, चाहे पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन हमेशा खुले रहेंगे। और समझो, इसलिए लीक चैनल्स आपको पता है पोटेशियम के ज्यादा होते हैं। तो लीक चैनल्स के हिसाब से देखा जाए तो मेम्ब्रेन की परमिटिविटी हमेशा पोटेशियम के लिए ज्यादा होगी। पर अगर ये बात सिर्फ तब तक सही है जब तक सोडियम वीजीसी बंद है, क्योंकि एक बार सोडियम वीसी खुल गए तब होता है उनका जो है डायमीटर ज्यादा, तो वहां से सोडियम का रैपिड इन्फ्लक्स होगा। हालांकि पोटेशियम के लीक चैनल से पोटेशियम ज्यादा बाहर जाने की कोशिश करेगा, पर जो वीजीसी होते हैं उनका डायमीटर ज्यादा है, तो वहां से रैपिड इन्फ्लक्स होगा। तो अगर सोडियम वीसी खुल गए तो मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी ओवरऑल किसके लिए बढ़ जाएगी, सोडियम के लिए। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि रेस्टिंग स्टेज में, पोलराइज स्टेट में, द न्यूरॉन इज एक्साइटेबल नॉट एक्साइटेड, इट इज एबल टू गेट एक्साइटेड। और मेम्ब्रेन अंदर से नेगेटिव क्यों होती है, क्योंकि सोडियम वीजीसी बंद होता है, और सोडियम वीसी बंद है, तो जाहिर सी बात है पोटेशियम के लीक चांस ज्यादा होते हैं, तो मेम्ब्रेन की परमिटिविटी पोटेशियम के लिए ज्यादा होती है और सोडियम के लिए बहुत कम होती है। तो एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, व्हेन ए न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग एनी इंपल्स, लिखा हुआ कहीं नहीं एज इट इज। अब वो इंपल्स कंडक्ट नहीं कर रहा है, मतलब रेस्टिंग स्टेट में, तो यहां लिखा हुआ है व्हेन ए न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग एनी इंपल्स दैट इज रेस्टिंग, द एक्सोनल मेम्ब्रेन, नेक्स्ट इज बोल रहा हूं, व्हेन ए न्यूरॉन इज not conducting any impulse that is resting, the axonal membrane is comparatively more permeable to potassium ions, इसकी वजह से potassium leak channels and nearly impermeable to sodium ions। तो रेस्टिंग स्टेज में मेम्ब्रेन अंदर से नेगेटिव क्यों होती है, क्योंकि सोडियम वीजीसीज बंद होते हैं और पोटेशियम के लीक चैनल ज्यादा है सही, तो पोटेशियम ज्यादा बाहर डिफ्यूज होगा और पॉजिटिव चार्ज ज्यादा बाहर डिफ्यूज होगा, तो अंदर की तरफ मेम्ब्रेन नेगेटिव हो जाती है। रेस्टिंग स्टेज में पंप भी काम करता है, सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप, और पंप क्या करता है, 3 सोडियम एक्टिवली आउट एंड 2 पोटेशियम एक्टिवली इन। आपने देखा ये जो है अंदर की तरफ जो है पॉजिटिव चार्ज कम कर रहा है, और साथ ही साथ ये एटीपेज पंप है, तो एटीपी को तोड़ेगा तो फॉस्फेट बनेगा, फॉस्फेट नेगेटिव चार्ज आया है तो मेम्ब्रेन को अंदर से नेगेटिव बनाएगा। तो एनसीईआरटी स्टेटमेंट याद रखेंगे, 3 सोडियम आउट फॉर एवरी 2 पोटेशियम इन। रेस्टिंग स्टेज में पंप भी काम कर रहा है। और आपको पता है एक्सोन के अंदर कुछ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं, लिखा हुआ है नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स जो है वो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, वो मेम्ब्रेन को डिफ्यूज करके बाहर नहीं जा सकते और वो नेगेटिव चार्ज है, तो जब तक वो अंदर रहेंगे मेम्ब्रेन को अंदर से नेगेटिव बनाने में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो रेस्टिंग स्टेज को पोलराइज कहते हैं, मेम्ब्रेन अंदर से नेगेटिव होती है, और उसके 3 फैक्टर्स हैं, एक तो मेम्ब्रेन की परमिटिविटी पोटेशियम के लिए ज्यादा होती है क्योंकि सोडियम वीजीसी बंद है, तो अगर लीक चैनल्स के हिसाब से देखा जाए तो परमिटिविटी हमेशा पोटेशियम के लिए ज्यादा होगी। अगर सोडियम वीजीसी बंद है तो पोटेशियम लीक चैनल जीत जाएंगे, पोटेशियम ज्यादा बाहर जाएगा, मेम्ब्रेन अंदर से नेगेटिव हो जाएगी। यानी मुझे बताओ, जब रेस्टिंग स्टेज होती है तो मेम्ब्रेन ज्यादा परमिटिव किसके लिए, पोटेशियम। पर जैसे ही स्टिमुलस मिलेगा, आपको पता होना चाहिए सोडियम वीजीसी खुल जाते हैं, और सोडियम वीसी खुलेंगे तो अब मेम्ब्रेन की परमिटिविटी किसके लिए बढ़ जाएगी, सोडियम के लिए। तभी तो एनसीईआरटी लिखती है द राइज इन स्टिमुलस इंड्यूस्ड परमिबिलिटी टू सोडियम, यानी स्टिमुलस की वजह से किसके लिए परमिबिलिटी का बढ़ना इंड्यूस होता है, सोडियम। और आपको पता है जब जैसे स्टिमुलस मिलेगा सोडियम वीसी खुलेंगे, सोडियम का रैपिड इन्फ्लक्स होगा और पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। एनसीईआरटी, पोलैरिटी का रिवर्स होना इज डिपोलराइजेशन। तो जैसे स्टिमुलस मिलता है सोडियम वीसी खुलते हैं। मैं यहाँ पर वो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल वाली बातें डिस्कस नहीं कर रहा हूं, हम एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे स्टिमुलस मिलेगा सोडियम वीसी खुलेंगे, सोडियम का रैपिड इन्फ्लक्स होगा और पॉजिटिव चार्ज अंदर आएगा, तो अंदर पॉजिटिव होने लग जाएगा, बाहर नेगेटिव, पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, उसी को हम कह देंगे डीपोलराइज। एनसीईआरटी। When a stimulus is applied on the polarized membrane, the membrane becomes freely permeable to sodium, और यहां freely permeable किसकी वजह से है, सोडियम VGCs, and this leads to rapid influx of sodium, और उसकी वजह से पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, जहां अंदर नेगेटिव था अंदर पॉजिटिव हो जाएगा, बाहर पॉजिटिव था बाहर नेगेटिव हो जाएगा, द पोलैरिटी इज रिवर्स, और इसी को हम कहते हैं डीपोलराइज। और मेम्ब्रेन अंदर से पॉजिटिव हो चुकी है, और जैसे डीपोलेशन खत्म होता है, हाई वोल्टेज पहुंचता है, सोडियम वीसी बंद हो जाते हैं, पोटेशियम वीसी खुल जाते हैं। पोटेशियम वीसी खुल जाएंगे, पोटेशियम बाहर चला जाएगा, मेम्ब्रेन अंदर फिर से नेगेटिव हो जाएगी, और फिर से नेगेटिव होकर -70 पहुंचेगी, रीपोलराइजेशन। और जैसे रीपोलराइजेशन होगा वो फिर से नया स्टिमुलस रिसीव करने के लिए तैयार हो चुकी है, क्योंकि जो रेस्टिंग स्टेज होती है उसी को तो कहते हैं एक्साइटेबल, ऐसा कुछ। तो एनसीईआरटी में यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखा हुआ है लास्ट में, द राइज इन स्टिमुलस इंड्यूस्ड परमिटिविटी टू सोडियम, द राइज इन स्टिमुलस इंड्यूस्ड परमिटिविटी सोडियम इज एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड, क्योंकि जैसे स्टिमुलस मिलता है सोडियम के वीसी खुलते हैं, सोडियम का रैपिड इन्फ्लक्स होता है और तुरंत जो है +32 +45 मिलीवोल्ट हो जाता है, तो डिपोलेशन हो गया ना। तो स्टिमुलस की वजह से सोडियम की जो परमिटिविटी बढ़ी वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है,
और तुरंत डिपोलराइजेशन हो जाता है, सोडियम वीसी बंद हो जाते हैं, पोटेशियम वीसी खुल जाते हैं, और पोटेशियम वीसी खुल जाएंगे तो पोटेशियम जो है वो डिफ्यूज होता है एंड विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मेम्ब्रेन फिर से क्या हो जाती है, रिपोलराइज, और फिर से दूसरा स्टिमुलस रिसीव करने के लिए तैयार हो जाती है। लिखा हुआ है द राइज इन द स्टिमुलस इंड्यूस्ड परमिटिविटी टू सोडियम इज एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड and it is quickly followed by the increase in permeability of potassium, and within a fraction of second potassium diffuses outside the membrane and restores the resting potential, और membrane फिर से जो है नया स्टिमुलस रिसीव करने के लिए तैयार हो जाए। इसमें ये वाला फिगर जरूर याद रखेंगे कंडक्शन को लेकर, ये पता होना चाहिए जैसे आपने स्टिमुलस दिया सोडियम वीसी खुलेंगे, सोडियम अंदर आएगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पर डीपोलेशन हो जाएगा, बगल वाला सेगमेंट अभी भी रेस्टिंग कंडीशन में है तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो चुका है तो करंट फ्लो हो जाएगी, और इनर सरफेस पर करंट जाएगी लेफ्ट टू राइट और आउटर सरफेस जाएगी राइट टू लेफ्ट, सर्किट इस तरह से कंप्लीट होगा, और करंट ऐसे बढ़ती जाएगी, इसको स्टिमुलस मिलेगा, यहाँ सोडियम वीसी खुलेंगे डीपोलेशन हो जाएगा, फिर करंट आगे बढ़ेगी, इसको स्टिमुलस मिलेगा, सोडियम वीसी खुलेंगे डीपोलेशन हो जाएगा, तो यहाँ जो एक्शन पोटेंशियल बना वो बी पर पहुंचेगा, फिर उसकी वजह से यहाँ पहुंचेगा, तो आंसर में लिखा हुआ है एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड एट साइड ए अराइव्स एट साइड बी, और इस तरह से नर्व इंपल्स चलती चली जाएगी इन द फॉर्म ऑफ डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। एनसीईआरटी का स्टेटमेंट समरी, द नर्व इंपल्स ट्रेवल्स एज एक्शन पोटेंशियल, डिटेल में नहीं समझा पा रहा हूं समय कम है, पर एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है द नर्व इंपल्स ट्रेवल्स एज एक्शन पोटेंशियल, द नर्व इंपल्स ट्रेवल्स एज एक्शन पोटेंशियल in the form of wave of depolarization and repolarization। समरी में देख लेंगे बच्चों ना, परेशान नहीं हो। उसके बाद हेडिंग लिखा हुआ है ट्रांसमिशन, दो शब्द आते हैं बच्चों, एक होता है कंडक्शन, एक होता है ट्रांसमिशन। एक ही न्यूरॉन में इंपल्स का चलना वो कहलाता है कंडक्शन, पर एक से दूसरे में जाना वो कहलाता है ट्रांसमिशन। तो सिनेप्स का मतलब कंडक्शन नहीं होता, ट्रांसमिशन होता है, इसलिए एनसीईआरटी ने यहां पर ट्रांसमिशन हेडिंग लिखा है। और नीट में कभी कभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम जो है सिनेप्स में कंडक्शन शब्द यूज कर सकते हैं, पर सच्चाई तो ये है एक न्यूरॉन में इंपल्स चलती है तो उसको कंडक्शन कहते हैं, और जब इंफॉर्मेशन एक से दूसरे में चली जाएगी तो उसको ट्रांसमिशन कहेंगे ना। तो सिनेप्स कंडक्शन नहीं है, सिनेप्स ट्रांसमिशन है, तो हेडिंग बिल्कुल सही लिखा है। सिनेप्स किस किस चीज से मिलकर बनता है, डेफिनेशन पता होना चाहिए ना, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पता होना चाहिए ना, ये पता होना चाहिए सिनेप्टिक क्लेफ्ट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लिखा हुआ है मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में लिखा हुआ है which may or may not be separated by a gap called synaptic cleft। फिर केमिकल सिनेप्स होता है, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होता है, जरूर याद रखें इलेक्ट्रिकल सिनेप्सेस आर ऑलवेज फास्टर देन केमिकल सिनेप्सेस विदाउट एनी एक्सेप्शन, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन लाइज इन वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी, एनसीईआरटी। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक बहुत पास पास होती है, तो एक की इलेक्ट्रिकल करंट सीधे दूसरे में चली जाती है, तो यहाँ पर सिनेप्टिक डिले नहीं होगा, तो इलेक्ट्रिकल सिनेप्सेस आर ऑलवेज फास्टर देन केमिकल सिनेप्सेस विदाउट एनी एक्सेप्शन, एनसीईआरटी। इलेक्ट्रिकल सिनेप्सेस आर ऑलवेज फास्टर देन केमिकल सिनेप्स, पर हाँ फास्टर तो है पर कुछ डिमेरिट होता है, ये मॉडल में लिखा हुआ है, ब्लॉकिंग कंट्रोल नहीं कर सकते, तो फास्ट होने के बावजूद भी इलेक्ट्रिकल सिनेप्स हमारी बॉडी में बहुत ही कम मिलते हैं, दे आर रेयर इन अवर सिस्टम, एनसीईआरटी। मोस्टली एनसीईआरटी जो बात करती है वो केमिकल सिनेप्स के बारे में बात करती है, तो ये फिगर आपको पता होना चाहिए एनसीईआरटी का। मैकेनिज्म पता होगा, यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल आता है, कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है, सिनेप्टिक वेसिकल रप्चर होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, वो सिंपल डिफ्यूजन से होते हैं, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर लगे हुए अपने रिसेप्टर से जुड़ता है, रिसेप्टर्स का आपको मतलब है लिगेंड गेटेड चैनल, और जब रिसेप्टर से जुड़ता है तो ग्रेडेड पोटेंशियल बनता है, वो जो है आईपीएसपी भी हो सकता है, ईपीएसपी भी हो सकता है, थोड़ा आइडिया होना चाहिए डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। अगर एक्साइटेड न्यूरोट्रांसमीटर आएगा तो ईपीएसपी बनेगा, अगर इनहिबिटेड न्यूरोट्रांसमीटर आएगा तो आईपीएसपी बनेगा। यानी एनसीईआरटी लिखती है कि यहाँ पर जो पोटेंशियल बनता है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे, इट मे बी आइदर एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी, कहीं ना कहीं एनसीईआरटी ने लिखा है, लिखा हुआ है। जब न्यूरोट्रांसमीटर उन आयन चैनल से जुड़ता है तो कुछ आयन चैनल्स की एंट्री होती है और उससे नया पोटेंशियल बनता है, ये जो नया पोटेंशियल ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर है, और ये कौन सा है, ग्रेडेड पोटेंशियल नॉट एक्शन, और ये दो टाइप का हो सकता है आईपीएसपी और ईपीएसपी, लिखा हुआ है। ये जो है पोस्ट सिनेप्टिक में जो बना ये आइदर एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी हो सकता है, अगर एक्साइटेटरी होगा तो जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन वो एक्साइट हो जाएगा, डीपोलराइज हो जाएगा, और अगर इनहिबिटरी होगा तो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन जो है वो हाइपर पोलराइज हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। तो केमिकल सिनेप्स दो टाइप का हो सकता है, एक्साइटेटरी सिनेप्स और इनहिबिटरी सिनेप्स। समय को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी ने क्या लिखा था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल, तो वो एक स्टेटमेंट अलग है, और एक स्टेटमेंट ब्रेन के बारे में जरूर याद रखें, द ब्रेन इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ अ बॉडी एंड इट इज द कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम। फिर यहां पर ब्रेन के बहुत सारे फंक्शंस लिखे हुए हैं, ये बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को मिलाकर लिखे हुए हैं, जैसे एक्टिविटीज ऑफ सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, तो कहीं ना कहीं ये हाइपोथैलेमस को लेकर हो गया,
फंक्शनिंग ऑफ वाइटल इनवॉलंटरी ऑर्गन्स, तो ये मेडुला को लेकर हो गया। तो यहाँ पर इन जनरल फंक्शन लिखे हुए हैं, बॉडी का बैलेंस करता है तो ये सेरिबेलम को लेकर हो गया। तो यहाँ पर इन जनरल ब्रेन के सारे फंक्शन लिखे हुए हैं, लिखा हुआ है जैसे हियरिंग तो ऑडिटरी एरिया की बात कर रहा है, स्पीच तो ब्रोकाज एरिया की बात कर रहा है, मेमोरी तो एसोसिएशन एरियाज की बात कर रहा है, इंटेलिजेंस तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स सेरिब्रल कॉर्टेक्स की बात कर रहा है, इमोशंस एंड थॉट्स तो लिम्बिक सिस्टम की बात कर रहा है, थॉट्स तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की बात कर रहा है ना। तो इन जनरल यहाँ पर ब्रेन के फंक्शंस लिखे हैं। जो लाइव टेलीकास्ट में क्या मेरे साथ जुड़े हुए हैं बच्चों, में अपनी थोड़ी रफ्तार को बढ़ाना होगा। क्या आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं बच्चों? सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हम कंटिन्यू करते हैं ना। तो यहाँ पर ब्रेन की कवरिंग्स के बारे में लिखा हुआ है, सीक्वेंस जरूर याद रखेंगे, आउटर टू इनर या इनर टू आउटर गलती नहीं होनी चाहिए। सबसे बाहर ड्यूरामेटर है, फिर एरिकनॉइड है और सबसे अंदर पाया। ब्रेन के 3 मेजर पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन। फोर ब्रेन में क्या आता है, मिड ब्रेन में क्या आता है, हैंड ब्रेन में क्या आता है, एनसीईआरटी के स्टूडेंट पता होना चाहिए। वैसे एनसीईआरटी ने जो फिगर बनाया है इसमें एक लेबलिंग गलत है। कौन सी बच्चों? एनसीईआरटी ने एक लेबलिंग गलत कर रखी है। यहां से देखो, मिड ब्रेन, मिड ब्रेन सही कर रखेगा, लेबलिंग गलत है। मिड ब्रेन ये है, ये मिड ब्रेन है जिसमें से आइटर जाती है, सेरिब्रल एक्वेडक्ट। और उन्होंने मिड ब्रेन किसको मार्क कर रखा है, इसको कहीं ना कहीं थैलेमस वाला पार्ट हो गया, तो इसको मिड ब्रेन मार्क कर रखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेन एग्जाम में अगर फिगर आएगा तो वो सही कर देंगे, और अगर नहीं देंगे फॉलो एनसीईआरटी। फिर वही कह रहा हूं, रिडक्शनिस्ट अप्रोच, वर्ड सुना है, रिडक्शनिस्ट अप्रोच, डाइशन की शुरुआत से समझाया था। तो 3 ऑप्शंस देखने हैं, उनको एलिमिनेट करना है, फिर बेस्ट ऑप्शन टिक करना है। मैं फिर कह रहा हूं, लेबलिंग गलत है। मिड ब्रेन जो है वो ये नहीं है, मिड ब्रेन ये है, तो लेबलिंग गलत है। और वैसे अगर एग्जाम में आएगा तो मुझे जहां तक लगता है वो सही कर देंगे एग्जाम में। अगर नहीं देते हैं और कोई ऑप्शन ना समझ में आए तो नन ऑफ दिस आंसर नहीं जाएगा, जो यहां दिया हुआ है वो चला जाएगा। तो रिस्पेक्ट एनसीईआरटी। फिर फोरब्रेन में क्या क्या आता है, तो एनसीईआरटी का एस्टिमेट याद रखेंगे, द फोरब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। मॉडल में वैसे लिखा हुआ है कि फोरब्रेन में 3 स्ट्रक्चर आते हैं, सेरिब्रम, डायंसेफेलॉन एंड ऑल्फैक्टरी लोब्स। और मुझे लगता है कि एनसीईआरटी का स्टेटमेंट हमें क्लियरली याद होना चाहिए। ये फोरब्रेन के अंदर सेरिब्रम आएगा, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। पता होना चाहिए हम अपने सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट है, दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर में डिवाइड करते हैं और वो कनेक्टेड होता है, a band of white nerve fibers known as corpus callosum, characteristic feature of mammalian brain. It is a tract of nerve fibers, the collection of nerve fiber. What is nerve fiber? Axon. The collection of nerve fiber in CNS is known as tract. ये मॉड्यूल में कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, the collection of nerve fibers in PNS is called nerve, the collection of nerve fibers CNS is called tract. तो कॉर्पस कैलोसम जो एक्चुअल में ट्रैक्ट है, वो न्यूक्लियाई नहीं है, वो गैंग्लिया नहीं है, वो नर्व नहीं है, वो ट्रैक्ट है। व्हाट इज ट्रैक्ट? द कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर्स इन सीएनएस। तो कॉर्पस कैलोसम एक ट्रैक्ट है, ये ध्यान रखें। जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है, द आउटर पार्ट ऑफ द सेरिब्रम, वो ग्रेइश कलर का होता है, उसको ग्रे मैटर कहते हैं। तो याद रखना, वो ग्रे मैटर इसलिए कहलाता है कि वो ग्रेइश अपीयरेंस का है, और ग्रेइश अपीयरेंस क्यों होता है? क्योंकि वहां पर सेल बॉडीज जो होती है वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होती है एनसीईआरटी को रिस्पेक्ट। फिर सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है उसमें 3 रीजन्स होते हैं, कुछ सेंसरी एरियाज होते हैं, कुछ मोटर होते हैं, कुछ लार्ज साइज रीजन्स व्हिच आर नाइदर क्लियरली सेंसरी नॉर मोटर इन फंक्शन, नोन एज एसोसिएशन एरिया। इसको पढ़कर सर यहां लिखा हुआ है एसोसिएशन एरियाज आर नाइदर सेंसरी नॉर मोटर, ऐसा नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है एसोसिएशन एरिया नाइदर क्लियरली सेंसरी नॉर मोटर। इसका मतलब ये नहीं है कि एसोसिएशन एरिया ना तो सेंसरी है ना ही मोटर, इसका मतलब ये हुआ वो दोनों है। एसोसिएशन एरिया सेंसरी भी है, मोटर भी है, पर क्लियरली क्या है ये नहीं पता। यहां ये लिखा हुआ है एसोसिएशन एरियाज जो हैं दे आर नाइदर क्लियरली सेंसरी नॉर मोटर, ये नहीं लिखा हुआ है कि नाइदर सेंसरी नॉर मोटर। बेटा अगर एक क्लियरली शब्द नहीं होता तो मतलब बदल जाता। एसोसिएशन एरिया सेंसरी और मोटर दोनों होते हैं, ये हुआ इसका मतलब, पर क्लियर नहीं है। पर सेंसरी और मोटर दोनों है, ये ध्यान रखें। अगर आ जाए एसोसिएशन एरियाज आर नाइदर सेंसरी नॉर मोटर, बोथ सेंसरी एंड मोटर, तो बोथ सेंसरी एंड मोटर, यहां इंपॉर्टेंट वर्ड है क्लियरली। एसोसिएशन एरिया के फंक्शन पता होने चाहिए, एनसीईआरटी 3 लिखे हैं, ऐसे याद रखेंगे, मेमोरी, कम्युनिकेशन एंड इंटर सेंसरी एसोसिएशन। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर थैलेमस को लेकर जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर याद रखेंगे। थैलेमस इज द मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग, जरूर याद रखें, मेरे एग्जाम में आना चाहिए। थैलेमस इज द मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। हिंदी का मतलब, हिंदी में लिखा होता है
थैलेमस जो है वो सेंसरी और मोटर सिग्नल्स का एक मुख्य संपर्क स्थल है। यहाँ कोऑर्डिनेशन का मतलब कोऑर्डिनेशन से नहीं है, यानी कि थैलेमस में सेंसरी सिग्नल्स भी गुजरते हैं और मोटर सिग्नल भी गुजरते हैं, यानी सेंसरी और मोटर की जो मुलाकात होती है, उनका जो संपर्क होता है वो कहाँ होता है? थैलेमस। तो ये जरूर याद रखें। अगर स्टेटमेंट आ जाए कि विच इज द मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग, तो पता होना चाहिए थैलेमस। हाइपोथैलेमस वेरी इंपॉर्टेंट थर्मो रेगुलेशन, फेवरेट है ये नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाइपोथैलेमस कहीं ना कहीं थर्मो रेगुलेशन करता है, लिखा हुआ है बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। और भी बहुत सारे काम होते हैं इसके, आपने नर्वस में पढ़ा होगा बेताब। हाइपोथैलेमस के फंक्शंस आपको बताए गए होंगे, बेताब होते हैं, बेताब। बिहेवियर एंड इमोशन, यहाँ बिहेवियर में दोनों आते हैं, सेक्सुअल बिहेवियर एंड फीडिंग बिहेवियर। सेक्सुअल बिहेवियर में आएगा लिबिडो, जो अपोजिट सेक्स की तरफ जो अट्रैक्शन होता है वो हमारा सेक्सुअल बिहेवियर, उसको लिबिडो कहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है। और जो हमारा फीडिंग बिहेवियर है, खाने और पीने का, तो हमारे हंगर सेंटर और थर्स्ट सेंटर हाइपोथैलेमस। फिर आपने पढ़ा होगा एंडोक्राइन कंट्रोल, एक पढ़ा होगा थर्मो रेगुलेशन, एक पढ़ा होगा एएनएस कंट्रोल, और एक है बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम। तो ये हाइपोथैलेमस के फंक्शन है ताब। और हमें यहां पर याद रखना है थर्मो रेगुलेशन, अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, और उसमें कुछ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होते हैं जो हार्मोन्स बनाते हैं, जो कहीं ना कहीं पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं। एंडोक्राइन में आपने पढ़ा होगा, हाइपोथैलेमस से कुछ इनहिबिटिंग हार्मोन्स आते हैं, कुछ रेजिंग हार्मोन्स आते हैं जो एंटीरियर पिट्यूटरी को रेगुलेट करते हैं, ऐसा कुछ ना। यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो एक तो थैलेमस के बारे में स्टेटमेंट है, और हाइपोथैलेमस थर्मो रेगुलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है रिगार्डिंग लिम्बिक सिस्टम। पहली बात तो लिम्बिक सिस्टम की लोकेशन पूछी जाए तो इट इज सिचुएटेड ऑन द इनर पार्ट्स ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर, नॉट आउटर पार्ट्स। जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है उसके अंदर, यानी जो ब्रेन स्टेम होता है उसको एनसर्कल करते हुए सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर जो स्ट्रक्चर्स आते हैं वो एक साथ बनाते हैं लिम्बिक सिस्टम। और लिम्बिक सिस्टम में दो स्ट्रक्चर्स जरूर याद रखें, एमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस। इसको पढ़कर ऐसा लगता है कि हाइपोथैलेमस लिम्बिक सिस्टम का पार्ट नहीं है, हम यही मान के चलेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी लिखती है हाइपोथैलेमस अलोंग विद लिम्बिक सिस्टम, कहीं ना लिखा हुआ है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है अलोंग विद द हाइपोथैलेमस, यानी लिम्बिक सिस्टम हाइपोथैलेमस के साथ, यानी हाइपोथैलेमस इज नॉट अ पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम। और मेडिकल कॉलेज के उसमें लिखा मिलेगा आपको, हाइपोथैलेमस का कोई पार्ट होता है जैसे मैमिलरी बॉडी, थैलेमस का भी कोई पार्ट होता है, वो लिम्बिक सिस्टम के पार्ट है। और नीट के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि हम हाइपोथैलेमस को लिम्बिक सिस्टम का पार्ट इंक्लूड नहीं करेंगे। तो लिम्बिक सिस्टम में दो स्ट्रक्चर जरूर याद रखें, एमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस। और ये लिम्बिक सिस्टम हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर कुछ काम करता है। तो हाइपोथैलेमस के अलग काम तो हमें पता है, बेताब, फीडिंग बिहेवियर, हंगर सेंटर, थर्स्ट सेंटर, थर्मो रेगुलेशन, न्यूरोसिग्नल, ये हाइपोथैलेमस के अलग से काम है। और लिम्बिक सिस्टम जब हाइपोथैलेमस के साथ मिल जाता है तो क्या करता है, वो यहां लिखा हुआ है, रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शंस एंड मोटिवेशन, लिखा हुआ है। मतलब ये सिर्फ लिम्बिक सिस्टम के काम नहीं है, ये लिम्बिक सिस्टम अलोंग विद हाइपोथैलेमस। तो हमें बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। तो लिम्बिक सिस्टम हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर क्या करता है, तो ये तीन काम करता है, लिखा हुआ है। एक तो लिखा हुआ है रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन एंड मोटिवेशन। पर इसको पढ़कर ये समझ में आया कि लिम्बिक सिस्टम हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर ये करता है, तो बिना हाइपोथैलेमस के भी कुछ करता होगा। तो बिना हाइपोथैलेमस के क्या करता है, वो दो फंक्शन समरी में लिखे हुए हैं, एक ऑल्फैक्शन एंड ऑटोनोमिक रिस्पॉन्सेस। समरी 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 में कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, समरी में लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है लिम्बिक सिस्टम के फंक्शन में एक लिखा हुआ है ऑल्फैक्शन एंड ऑटोनोमिक रिस्पॉन्सेस। डिटेल में नहीं समझा रहे बच्चों ना, सिर्फ एनसीईआरटी कवर करना है। अगर आ जाएगी लिम्बिक सिस्टम के क्या फंक्शन है, तो ऑल्फैक्शन और ऑटोनोमिक रिस्पॉन्स तो है ही सही, पर हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर जो कर रहा है वो भी लिम्बिक सिस्टम के काम तो है ही ना। तो लिम्बिक सिस्टम के मिलाकर 5 काम हो गए एनसीईआरटी के हिसाब से, रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन, मोटिवेशन, ऑल्फैक्शन एंड ऑटोनोमिक रिस्पॉन्सेस। दिस इज अबाउट फोर ब्रेन। अब आता है बच्चों मिड ब्रेन। जो लाइव टेलीकास्ट में क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं बच्चों, मुझे एक बार चैट बॉक्स में इंडिकेट कर दें क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। मैं फिर दोहराता हूं, हमें 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हुए बेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है ऐसे केसेस में।
मेडिकल कॉलेज की बुक्स में क्लियरली लिखा हुआ है कि हाइपोथैलेमस का एक पार्ट होता है जो लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है, थैलेमस का एक पार्ट होता है जो लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है, और एनसीईआरटी को रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है। यहाँ पे ऐसा लिखा है ना, लिम्बिक सिस्टम अलोंग विद हाइपोथैलेमस, यानी हाइपोथैलेमस लिम्बिक सिस्टम का पार्ट नहीं माना जाएगा, हमें बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ये बात हो गई फोरब्रेन के बारे में। अब आते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में एक तो याद रखेंगे सेरिब्रल एक्यूडक्ट, एक्यूडक्ट ऑफ सिल्वियस, वो मिड ब्रेन के बिल्कुल बीचों बीच जाती है, इसमें से सीएसएफ सर्कुलेट होता है। अगर मान लो एग्जाम में आ जाए कि सेरिब्रल एक्यूडक्ट कहां मिलती है, तो आंसर जाएगा मिड ब्रेन। तो कहीं ना कहीं लिखा हुआ है ए कैनाल कॉल्ड सेरिब्रल एक्यूडक्ट, या एक्यूडक्ट ऑफ सिल्वियस, वो मिड ब्रेन से जाती है। और एनसीईआरटी को रिस्पेक्ट देते हुए याद रखेंगे मिड ब्रेन की डोर्सल साइड पर 4 राउंड स्वेलिंग्स होती हैं, जो हम कहते हैं ऑप्टिक लोब्स, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमेलियन ब्रेन्स, क्योंकि एम्फीमेंस में कॉर्पोरा बाइजेमिना मिलता है। तो याद रखेंगे मिड ब्रेन के डोर्सल साइड पर 4 जो है सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, सॉलिड होते हैं ये, इनको ऑप्टिक लोब्स कहते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। और मिड ब्रेन का फंक्शन यहाँ नहीं लिखा हुआ है, समरी में लिखा हुआ है, जो आपके एम्स में आ चुका है। द मिड ब्रेन रिसीव्स एंड इंटीग्रेट्स विजुअल, टैक्टाइल एंड ऑडिटरी इनपुट्स। लास्ट में हम समरी में देख लेंगे, ये एम्स का सवाल। हाइंड में क्या क्या आता है, पॉन्स, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा। एक तो इनकी पोजीशन जरूर याद रखें, पोजीशन को लेकर भी स्टेटमेंट दिए हुए हैं कि मिड ब्रेन कहां मिलता है, तो ये कहीं ना कहीं फोर ब्रेन के डायंसेफेरॉन के हाइपोथैलेमस के नीचे और हाइंड ब्रेन के पॉन्स के ऊपर। ये पोजीशन आपको जरूर पढ़नी चाहिए। पॉन्स के बारे में नीट का सवाल था, न्यूमोटेक्सिक सेंटर कहां मिलता है, आंसर पॉन्स। ये रेस्पिरेशन में कहीं ना कहीं आता ही है, न्यूमोटेक्सिक सेंटर जो है वो पॉन्स में मिलता है। पॉन्स शब्द का मतलब होता है ब्रिज, ब्रिज का काम होता है जोड़ना। तो पॉन्स का मेन मकसद यहाँ पर क्या है, ब्रेन के अलग अलग स्ट्रक्चर को जोड़ना, और उसको जोड़ने के लिए पॉन्स से कुछ ट्रैक्ट्स निकलते हैं। तो लिखा हुआ है पॉन्स कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्ट्स दैट इंटरकनेक्ट्स डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर्स उनकी बात नहीं कर रहे ना। पॉन्स का मतलब होता है ब्रिज, तो ये ब्रेन के डिफरेंट स्ट्रक्चर को जोड़ता है, जैसे कॉर्पस कैलोसम से 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ता है। पॉन्स जो है वो मेडुला से होते हुए सेरिब्रम और जो है सेरिबेलम को भी कनेक्ट करता है। मेडुला के बारे में लिखेंगे, मतलब याद रखेंगे इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज लाइक रेस्पिरेशन, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स एंड गैस्ट्रिक सेक्रेशन। ब्रेन स्टेम में क्या क्या आता है ध्यान रखेंगे, पुरानी एनसीईआरटी में गलत लिखा हुआ था, पुरानी एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ था मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन कंस्टिट्यूट्स ब्रेन स्टेम, और गलत है। हाइंड ब्रेन का जो सेरिबेलम होता है वो ब्रेन स्टेम का पार्ट नहीं है। ब्रेन स्टेम में सिर्फ 3 स्ट्रक्चर आते हैं, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला। तो ये पुरानी एनसीईआरटी का स्टेटमेंट गलत था, वहां ये लिखा हुआ था मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन फॉर्म्स ब्रेन स्टेम, गलत है। हाइंड ब्रेन का सेरिबेलम ब्रेन स्टेम का पार्ट नहीं है। तो नई वाली एनसीईआरटी में सही कर दिया है, आपके पास भी सही होगा मेरे हिसाब से ना। मतलब ब्रेन स्टेम में 3 स्ट्रक्चर आते हैं, मिड ब्रेन, और हाइंड ब्रेन के सिर्फ 2 स्ट्रक्चर आते हैं, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। सेरिबेलम इज नॉट अ पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम। अब आता है जी रिफ्लेक्स सेक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। इसमें कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, वो पढ़ लेना एज इट इज, हमें स्टेटमेंट पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी के हैं। रिफ्लेक्स सेक्शन में सीएनएस का जो पार्ट होता है वो इन्वॉल्व होता है। रिफ्लेक्स सेक्शन जो होते हैं विदाउट कॉन्शियस एफर्ट होते हैं, बिना सूझबूझ के हो जाते हैं, क्योंकि ऑल द रिफ्लेक्स सेक्शंस आर इनवॉलंटरी। हमें सोचने समझने का समय नहीं मिलता है, पिन चुपता है, हाथ हट जाता है, अभी ये क्या हुआ, जो हुआ अचानक हुआ, अपने आप हुआ, इनवॉलंटरी हुआ। टॉपिक नहीं समझा रहा हूं, वरना क्लास में पूरा एक लेक्चर खर्च करते हैं इस पर हम। और फिलहाल याद रखेंगे रिफ्लेक्स सेक्शंस विदाउट कॉन्शियस एफर्ट होते हैं, एनसीईआरटी का वर्ड है विदाउट कॉन्शियस एफर्ट, कहीं ना कहीं लिखा होगा, कहीं ना कहीं है विदाउट कॉन्शियस एफर्ट। और हाँ, ये सीएनएस के किसी पार्ट को इन्वॉल्व जरूर करते हैं, लिखा हुआ है विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पार्ट ऑफ सीएनएस एंड रिक्वायर्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर ब्रेन को इन्वॉल्व कर रहा है तो क्रेनियल रिफ्लेक्स है, स्पाइनल कॉर्ड को इन्वॉल्व कर रहा है तो स्पाइनल रिफ्लेक्स है। आपके सिलेबस में जो है यहाँ पर स्पाइनल रिफ्लेक्स का एक एग्जांपल दिया हुआ है, नी जग रिफ्लेक्स। याद रखेंगे नी जग रिफ्लेक्स एक मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स है और ये स्पाइनल रिफ्लेक्स है। मोनोसिनेप्टिक का मतलब वो होता है कि सेंसरी का मैसेज डायरेक्टली मोटर पर ट्रांसफर हो जाता है और रिफ्लेक्स आर्क समाप्त हो जाती है, मतलब इंटर न्यूरॉन्स उसमें इन्वॉल्व नहीं होते। सर डायग्राम में इंटर न्यूरॉन दिखा रखा है, दिखा रखा है, और वो उस रिफ्लेक्स आर्क में पार्टिसिपेट नहीं करता है। नीजक रिफ्लेक्स का मकसद क्या है, जिस मसल में स्ट्रेचिंग हुई है उसी में कॉन्ट्रेक्शन करवा दो, क्योंकि नीजक रिफ्लेक्स इज अ टाइप ऑफ स्ट्रेच रिफ्लेक्स। जैसे हम स्टिमुलस देते हैं, ऊपर वाली मसल स्ट्रेच होती है, तो नीजक रिफ्लेक्स का मकसद क्या होगा, जो मसल खिंच गई है उसी में क्या करवाना, कॉन्ट्रेक्शन। और ऊपर वाली में कॉन्ट्रेक्शन हो गया तो नीजक रिफ्लेक्स वहीं खत्म हो जाएगा। जैसे आप ध्यान से देखो, यहां पर स्ट्रेचिंग हुई तो सेंसरी न्यूरॉन मैसे लेकर गया, डोर्सल से जाएगा। फिर ध्यान से देखो, ये सेंसरी वाला डायरेक्ट मोटर को जगा रहा है, डायरेक्ट मोटर को जगा रहा है, यानी मोनोसिनेप्टिक है।
और इंटीग्रेशन स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर में हो रहा है, तो स्पाइनल रिफ्लेक्स है। और ये मोटर न्यूरॉन उसी मसल का है, ऊपर वाली का, और ये मैसेज लेकर इस मसल में क्या करवा देगा, कॉन्ट्रेक्शन। तो नीजक रिफ्लेक्स का मकसद बस ये होता है, जिस मसल में स्ट्रेचिंग हुई है उसमें कॉन्ट्रेक्शन करवा दो ताकि दर्द खत्म हो जाए। तो नीजक रिफ्लेक्स में आपने देखा इंटरन्यूरॉन काम नहीं आया, पर वो एक अलग बात है, ये दोनों मसल जो होती है एंटागोनिस्टिक होती है, पता होना चाहिए। जब ऊपर वाली में कॉन्ट्रेक्शन करवाओगे तो नीचे वाली में रिलैक्सेशन करवाना ही पड़ेगा, और नीचे वाली में रिलैक्सेशन करवाना नीजक रिफ्लेक्स आर्क का पार्ट नहीं है, और इसमें रिलैक्सेशन करवाने में ये इंटरन्यूरॉन काम आएगा। तो डायग्राम में भले ही इंटरन्यूरॉन दिखा रखा है, पर वो उस नीजक रिफ्लेक्स आर्क का पार्ट नहीं है। तो नीजक रिफ्लेक्स एक मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स है, ध्यान रखें। और वैसे यहां पर डायग्राम में गलत दे रखा है, इसको इफेक्टर लिखा हुआ है, ये इफेक्टर नहीं है। इफेक्टर उस बॉडी पार्ट को कहते हैं जो रेस्पॉन्स शो करता है, और इस केस में रिसेप्टर भी यही है, इफेक्टर भी यही है। तो मेडिकल कॉलेज के उसमें क्लियरली इफेक्टर इसी को लिखा हुआ है, और यहां पर इसको इफेक्टर लिख दिया, इसका मतलब ये गलत है। और अगर डायग्राम आ गया, मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपके एग्जाम में डायग्राम छप कर आएगा तो आप देखना यहाँ इफेक्टर ही लिखा होगा। तो फिर कह रहा हूं, हमें बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है, ऑलवेज रिस्पेक्ट एनसीईआरटी, बिकॉज एनसीईआरटी इज द ब्यूटीफुल बुक, मैंने आपको बताया होगा, तो ध्यान रखें। उसके बाद आते हैं जी सेंसरी रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग। इसमें पहले तो ये लिखा हुआ है कि सेंसरी ऑर्गन्स होते क्या हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स होते क्या हैं। तो सेंसरी ऑर्गन्स वो होते हैं जो कि बदलते हुए मौसम में कोई भी चेंजेस होते हैं तो वहां से स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, बस, और फिर एप्रोप्रिएट सिग्नल जनरेट करते हैं, बस, और ये सिग्नल जो है सीएनएस को भेज देते हैं, बस, काम खत्म। सेंसरी रिसेप्टर्स कभी भी एनालिसिस नहीं करते, आंख नाक कान ये एनालिसिस थोड़ा करते हैं। इनका काम होता है एनवायरमेंट से सिग्नल रिसीव करते हैं, एप्रोप्रिएट सिग्नल जनरेट करते हैं, यहाँ कहीं लिखा हुआ है एप्रोप्रिएट सिग्नल जनरेट करते हैं, और वो सिग्नल सीएनएस को भेजते हैं, इनका काम खत्म। अब सीएनएस जाने उसका काम जाने। तो एनालिसिस करना जो है वो सीएनएस का काम है, सेंसरी ऑर्गन्स का नहीं। फिर यहाँ पर जो है कॉमेडी वाला स्टेटमेंट इंसिडेंट लिखा है, पता होना चाहिए, लिखा हुआ है हम अपनी नाक से जो है सूंघते हैं, पता है हमको, पर लिखा है तो ठीक है, पता होना चाहिए। हम अपनी नाक से सूंघते हैं, हम अपनी जीभ से स्वाद लेते हैं, हम अपने कानों से सुनते हैं, और हम अपनी आंखों से देखते हैं। एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, तो मैंने आपको पढ़कर सुना दिया। वैसे यहाँ पर हम मेनली दो सेंसरी ऑर्गन्स को लेकर बात करते हैं, एक आई और ईयर, पर यहाँ पर नोज और टंग के बारे में लिखा हुआ है, पढ़ लेना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे नोज के अंदर जो है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होता है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर एक्चुअली में वो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम का मॉडिफाइड वर्जन है। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर वो म्यूकस से कोटेड होता है, और याद रखेंगे उसके अंदर 3 टाइप्स ऑफ सेल होते हैं, कौन से होते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, और गलती से अगर आ जाए कि ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर में कितने टाइप्स के सेल होते हैं, तो याद रखिएगा ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में 3 काइंड्स ऑफ सेल, बस आंसर लग जाएगा 3 काइंड्स, तो ये छोड़ना नहीं। टंग के बारे में लिखा हुआ है टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं कुछ। जो लाइव टेलीकास्ट में क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो हम यहाँ पर 2 सेंसरी ऑर्गन्स को भी कंप्लीट कर लेना चाह रहे हैं बच्चों। बच्चों क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मुझे चैट बॉक्स में इंडिकेट करें। पानी पी लेते हैं। आई का यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये तो हमें पता होना ही चाहिए कि हमारी जो आई बॉल है, बॉल लाइक होती है, इंटरनली होलो स्ट्रक्चर है, एम्प्टी नहीं बोला मैंने, होलो स्ट्रक्चर है। और इसकी जो वॉल होती है उसमें 3 लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर फाइब्रस ट्यूनिक, इन जनरल स्क्लेरा कह देते हैं, फिर वस्कुलर ट्यूनिक, इन जनरल कॉर्ड कह देते हैं, और सबसे अंदर होती है न्यूरो सेंसिटिव ट्यूनिक, इन जनरल रेटिना कह देते हैं। तो ये नाम पता होने चाहिए, स्ट्रक्चर पता होगा बच्चों, है ना? कुछ बातें पता होना चाहिए। आइरिस के सेंटर में जो एपर्चर होता है उसको हम प्यूपिल कहते हैं। प्यूपिल का जो डायमीटर है वो आइरिस की मसल रेगुलेट करती है, उसको एडेप्टेशन कहते हैं। ये वर्ड एनसीईआरटी का नहीं है, पर ध्यान रखें, द डायमीटर ऑफ द प्यूपिल इज रेगुलेटेड बाय द मसल फाइबर्स ऑफ द आइरिस। तो आइरिस को जो है एग्जाम में कभी कभी आता था, उसको जो है डायफ्राम ऑफ कैमरा भी कहते हैं। जो पुराने जमाने में कैमरे आते थे कॉडिक, बस इतना याद रखें, आइरिस को जो है डायफ्राम ऑफ कैमरा ऐसा कुछ, क्योंकि प्यूपिल का जो डायमीटर है वो रेगुलेट करती है आइरिस की मसल। एनसीईआरटी का स्टेटमेंट ये जरूर याद होना चाहिए, द डायमीटर ऑफ द प्यूपिल इज रेगुलेटेड बाय द मसल फाइबर ऑफ द आइरिस। और कुछ बेसिक बातें आपको पता होंगी, हमारी बॉडी की जो मसल्स होती है मेसोडर्मल होती हैं, पर आइरिस और सीलियरी बॉडी की मसल एक्टोडर्मल होती है। यहाँ नहीं लिखा हुआ है पर पता रखें। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारा जो लेंस होता है वो आईबॉल को जो है 2 इनकम्प्लीट चैम्बर्स में डिवाइड करता है।
जो लेंस होता है दो इनकम्प्लीट चैम्बर्स में डिवाइड करता है। जो कॉर्निया और लेंस के बीच में है इसे हम कहते हैं एक्वस चैम्बर। ये पता होना चाहिए ना, पोजीशन पता होनी चाहिए। और लेंस और रेटिना के बीच में इसको हम कहते हैं विट्रियस चैम्बर। विट्रियस चैम्बर को पोस्टीरियर चैम्बर नहीं कहते हैं। ये जो एक्वस चैम्बर है, अब इसको आइरिस दो में डिवाइड करता है। आइरिस इसको दो में डिवाइड करता है, आइरिस और कॉर्निया के बीच में, आइरिस और लेंस के बीच में। तो ये वाला कहलाता है एंटीरियर चैम्बर, ये कहलाता है पोस्टीरियर चैम्बर। तो चाहे वो एंटीरियर चैम्बर हो चाहे वो पोस्टीरियर चैम्बर हो, भरा हुआ क्या होता है? एक्वस ह्यूमर। और विट्रियस चैम्बर में भरा होता है विट्रियस ह्यूमर। फिर यहां पर वो कॉरोइड का कलर याद रख लेंगे, ब्लूइश कलर का है ना, इनसाइड में कहीं लिखा लिखा हुआ है, उसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, पिगमेंट्स होते हैं, तो वो ब्लूइश कलर की दिखती है। फिर बात करते हैं रेटिना का स्ट्रक्चर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सुन लें। ये बात तो, ये आईबॉल का आउटर साइड है, या आउटर है पूरा। तो ये आउटर है, ये इनर है, ये आउटर है, ये इनर है, ये आउटर है, ये इनर है, ये आउटर है, ये इनर है। आप देख पा रहे हैं ये जो दिख रहा है, ये जो है पिंक कलर की जो दिख रही है ये स्क्लेरा है। फिर ये जो दिख रही है ये कॉरोइड है। फिर ये जो रेड कलर की इन्होंने दिखा रही है ये है रेटिना। अब मैं रेटिना को थोड़ा सा जूम कर रहा हूं। रेटिना, रेटिना यहां से लेकर यहां तक ये रेटिना है। मुझे आप सोच के बताओ, ये वाली रेटिना के आउटर या इनर? आउटर। ये आउटर कहलाएगी, ये इनर कहलाएगी। और मैं आउटर टू इनर आपको रेटिना में सीक्वेंस बता रहा हूं, एनसीईआरटी ने कोई एक लिखी है। इनर टू आउटर लिखा है या कोई एक लिखा है, मैं आपको समझा रहा हूं आउटर टू इनर। तो रेटिना में सबसे बाहर होती है पिगमेंटेड एपिथेलियम। ये एनसीईआरटी का वर्ड नहीं है। पिगमेंटेड एपिथेलियम यानी कॉरोइड के जस्ट बगल में होती है पिगमेंटेड एपिथेलियम। मैं आउटर टू इनर समझा रहा हूं। फिर आएगी कौन सी? फोटो रिसेप्टर लेयर। फोटो रिसेप्टर लेयर या फोटो सेंसरी लेयर, इसमें आते हैं रॉड्स एंड कॉन्स, मॉडिफाइड बाइपोलर न्यूरॉन्स। जेई में पूछा गया था एक बार सवाल, जेई मेंस में। यहां पर रॉड्स एंड कॉन्स है ना। फिर आती है बाइपोलर लेयर, और फिर आती है इधर गैंग्लियोनिक लेयर। गैंग्लियोनिक लेयर मतलब कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी। तो सीक्वेंस जरूर याद रखें कि रेटिना में आउटर टू इनर फोटो रिसेप्टर बाइपोलर गैंग्लियोनिक, इनर टू आउटर गैंग्लियोनिक बाइपोलर फोटो रिसेप्टर। एनसीईआरटी ने इनमें से कोई एक मेंशन किया है, कहीं ना कहीं तो किया है। ढूंढ लेते हैं, मिलेगा कहीं ना कहीं तो। कहीं ना कहीं तो लिखा है बच्चों, कहाँ लिखा है? हाँ, ये देखो, रेटिना के अंदर कहा, किस सीक्वेंस? फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। तो अंदर से बाहर देखें तो गैंग्लियोनिक लेयर, बाइपोलर एंड देन फोटो रिसेप्टर। तो पहले गैंग्लियोनिक लेयर, बाइपोलर, देन फोटो रिसेप्टर। ये सब कुछ बेसिक बातें पता होना चाहिए। रॉड्स एंड कॉन्स को फोटो रिसेप्टर कहते हैं क्योंकि इनके पास मिलते हैं फोटो पिगमेंट। फोटो पिगमेंट जो है वो दो चीजों से मिलकर बनता है, ऑप्सिन प्रोटीन और एक एल्डिहाइड और विटामिन ए होता है रेटिनल। रॉड्स का जो पिगमेंट होता है उसको हम रोडोप्सिन कहते हैं, कॉन्स का जो पिगमेंट होता है उसको आयोडोप्सिन कहते हैं। रॉड्स की वजह से जो है डिम लाइट विजन की बात करते हैं, स्कोटोपिक विजन, ये पीछे समरी में वर्ड लिखे हुए हैं। और कॉन्स की वजह से डे लाइट विजन होता है, फोटोपिक विजन, ब्राइट लाइट विजन या फिर कलर्स। तो कलर्स भी हमें कौन से दिखते हैं, ये बातें जो है समरी में कहीं ना कहीं लिखी हुई है। कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कॉन्स। डिपेंड करता है कि किस टाइप के कॉन जो है वो लाइट से स्टिमुलेट हो रहे हैं। तीन टाइप के कॉन्स होते हैं, सुने होंगे आपने, एरिथ्रोलेप, क्लोरोलेप, साइनोलेप। ग्रीन कलर के लिए, ब्लू कलर के लिए, है ना, ऐसा कुछ लिखा हुआ है कहीं कहीं, रेड ग्रीन एंड ब्लू लाइट्स। और अगर मान लो अगर बाकी जो आपको कलर दिखते हैं वो इनके कॉम्बिनेशन में स्टिमुलेट होने से दिखते हैं, लिखा हुआ है द सेंसेशन ऑफ डिफरेंट कलर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ दीस कॉन्स एंड कॉन्स पिगमेंट्स। और अगर सारे के सारे एक साथ स्टिमुलेट हो गए तो व्हाइट, और एक भी स्टिमुलेट नहीं हुआ तो कलर नहीं दिखेगा, यानी अंधेरा, ब्लैक। तो कलर विजन कॉन्स। अब यहां पर ये एक पैराग्राफ है एनसीईआरटी का जो समझाना चाह रहा हूं, इसमें हम अटक जाते हैं, ये वाला। वैसे बेसिक बात आपको पता है, ब्लाइंड स्पॉट उसी को कहते हैं जहां पर रॉड्स एंड कॉन्स एब्सेंट होते हैं, वहां पर फोटो रिसेप्टर ही नहीं है। तो जब वहां लाइट गिरेगी वहां पर हम इमेज की बात नहीं करेंगे तो अंधापन महसूस होगा, ब्लाइंड स्पॉट। और ब्लाइंड स्पॉट वो जगह है जहां से रेटिनल ब्लड वेसल एंटर होती हैं और ऑप्टिक नर्व वहां से एग्जिट होती हैं। एक होता है येलो स्पॉट, मैकुला लूटिया। इट इज अ थिन्ड आउट पोर्शन ऑफ द रेटिना। एनसीईआरटी का वर्ड है, जो हमने फिगर देखा था, आप देख पा रहे हैं ये पूरी रेटिना है। और रेटिना का देखो एक थिन्ड आउट पोर्शन हो गया, देखो रेटिना की थिकनेस इतनी है, फिर इतनी है, यहाँ थिकनेस अचानक से कम हो गई। तो रेटिना का ये जो थिन्ड आउट पोर्शन है इसी को हम कहते हैं येलो स्पॉट, मैकुला लूटिया। एंड इट इज द पॉइंट ऑफ शार्पेस्ट विजन। दो चीज याद रखेंगे, ब्लाइंड स्पॉट इज द पॉइंट ऑफ नो विजन, यहाँ रॉड्स एंड कॉन्स एब्सेंट। येलो स्पॉट इज द पॉइंट ऑफ शार्पेस्ट विजन। मेरे एग्जाम में पूछा जा चुका है, यहाँ पर विजुअल एक्यूटी मैक्सिमम होती है। मेरे एग्जाम का वर्ड था एक्यूटी।
एक्यूटी का मतलब होता है रिजोल्यूशन, शार्पनेस। जब लाइट यहां गिरती है येलो स्पॉट पर, मैकुला लूटिया पर, तो यहां पर जो है विजन बिल्कुल क्लियर होता है। अब इनकी पोजीशन को लेकर एनसीईआरटी ने एक पैराग्राफ लिखा है, वो मैं आपको समझा देता हूं। जो लाइव टेलीकास्ट में है, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं बच्चों? जब तक ऑफिशियली बंद ना हो जाए, अनऑफिशियली जब तक ना हो जाए, खुद से बंद ना करें। क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मैं एनसीईआरटी को वो पैराग्राफ आपको समझाना चाहता हूं। बाकी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं इस पैराग्राफ को एज इट इज याद भी कर लेना है। समझा रहा हूं कैसे ना। आप डायग्राम कैसे देख पा रहे हैं? ये मेरी आई बॉल है, 2 आई बॉल्स। आप जो है सामने से देख रहे हो, तो इधर क्या होगा? कॉर्निया, यहां कॉर्निया। समझो, कॉर्निया को आप मान लो एंटीरियर, बिल्कुल आगे वाला। अब आप कॉर्निया से अंदर आ जाओ, तो आपको इधर से अंदर आकर आपको क्या मिलेगा? रेटिना। तो कॉर्निया को आप कह दो एंटीरियर पोल, तो रेटिना को हम क्या कह देंगे? पोस्टीरियर पोल। अब आप डायग्राम सामने से देख रहे हो, तो आपको मेरी 2 रेटिना दिख रही है। मैं एनसीईआरटी का फिगर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इस तरह से जो है आपको, जो इस तरह से मेरी 2 आई बॉल दिख रही है। मान लो इस तरफ यहां पर नोज, इस तरह से ये ईयर। डायग्राम समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट सिर्फ समझें, ये पोजीशन समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप मुझे ऐसे देख रहे हो, ऐसे। इधर कॉर्निया था, और कॉर्निया से तो आप अंदर आ गए, तो उसे बताने की जरूरत नहीं है। एक्कोसिमर आ जाएगा, लेंस आ जाएगा, विट्रोसिमर, फिर आप कहां पहुंचोगे? रेटिना। तो ये जो आपको दिख रही है 2, ये क्या है? रेटिना। यानी एंटीरियर या पोस्टीरियर? पोस्टीरियर। आप समझो, ये पूरा पोस्टीरियर है वैसे, पर उस पर एक बिंदु बना दूं तो उसमें कह दूंगा पोस्टीरियर पोल। वैसे रेटिना जो है कॉर्निया के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो पोस्टीरियर ही तो है, क्योंकि कॉर्निया जो है इंटीरियर है, तो रेटिना बिल्कुल पोस्टीरियर है। पर उस पर एक बिंदु बना दूं तो उसमें कहूंगा पोस्टीरियर पोल, यहां बना पोस्टीरियर पोल। अब जाहिर सी बात है, कान की तरफ जाओगे उसको हम लेटरल कह देंगे, और नाक की तरफ आओगे उसको मीडियल कह देंगे, तो ये इसका लेटरल। अब एनसीईआरटी को सुन लें, पोस्टीरियर पोल से स्लाइटली अबव। एनसीईआरटी समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बाकी याद तो करना बच्चों ना। पोस्टीरियर पोल से स्लाइटली अबव आ गए, एंड मीडियल। तो मीडियल जाना है, किधर जाऊं? नाक की तरफ या कान की तरफ? नाक की तरफ। तो यहां अबव आके मीडियल आना, यहां पर होता है ब्लाइंड स्पॉट। और ब्लाइंड स्पॉट वो जगह है जहां पर रॉड्स एब्सेंट, कॉन्स एब्सेंट। यही वो जगह है जहां से ऑप्टिक नर्व निकलती है और रेटिनल ब्लड वेसल एंटर होती है। तो स्लाइटली अबव द पोस्टीरियर पोल एंड मीडियल, ये ब्लाइंड स्पॉट है। एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, द ऑप्टिक नर्व्स लीव द आई and the retinal blood vessel enter it at a point medial to and slightly above the posterior pole। और यहां पर फोटो रिसेप्टर्स नॉट प्रेजेंट, इसलिए उसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। अब आगे बढ़े। ब्लाइंड स्पॉट के लेटरल येलो स्पॉट होता है, ये ब्लाइंड स्पॉट है। होगा तो पोस्टीरियर पोल पर ही, पर इसके लेटरल होता है, इसके लेटरल आना है। किधर जाऊं? कान की तरफ, तो इसके लेटरल आ जाओ। ये रहा येलो स्पॉट, मैकुला लूटिया। तो लेटरल टू द ब्लाइंड स्पॉट लिखा हुआ है, एट द पोस्टीरियर पोल है ही, पर लेटरल टू द ब्लाइंड स्पॉट वहां पर एक येलोइश पिगमेंटेड स्पॉट मिलता है, जिसको हम मैकुला लूटिया कहते हैं। और उसके सेंटर में जो पिट होता है उसे हम कहते हैं फोविया। फोविया पर जो है रॉड्स एब्सेंट, कोन्स डेंसली पैक्ड होते हैं, और यहाँ पर विजुअल एक्यूटी मैक्सिमम। यहाँ लाइट गिरेगी, क्लियर विजन, रिजोल्यूशन सबसे ज्यादा। विजुअल एक्यूटी मेरे एग्जाम का शब्द था। अगर मैं यहां समझाऊं, समझो इस आई के लिए समझाऊं, तो पोस्टीरियर पोल से स्लाइटली अबव एंड मीडियल, ये है ब्लाइंड स्पॉट। यहां से ऑप्टिक नर्व निकलती है ऐसे, और आपको पता है 2 ऑप्टिक नर्व क्रॉस होती है। ऑप्टिक आइजमा, थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ऑप्टिक आइजमा हाइपोथैलेमस के एंटीरियर पोर्शन से जुड़ जाएगा, ऐसा कुछ। और ब्लाइंड स्पॉट से लेटरल आ जाओ, ये है येलो स्पॉट। फिर यहां पर अगले में वो पोजीशन बता रखी है कि कॉर्निया और लेंस के बीच वाले को एक्वस चैम्बर कहते हैं, और लेंस और रेटिना के बीच वाले को पोस्टीरियर, नहीं पोस्टीरियर नहीं, विट्रस चैम्बर कहते हैं। फिर लिखा हुआ मैकेनिज्म ऑफ विजन। मैं अगर आपको सीक्वेंस बताऊं, सीक्वेंस, मैकेनिज्म ऑफ विजन नहीं समझा रहा हूं, है ना, मैकेनिज्म ऑफ विजन पूरा नहीं समझा रहा हूं। पर इधर मान लेते हैं कॉर्निया, इधर मान लेते हैं रेटिना। और रेटिना में अगर अंदर से, ये इनर है या आउटर है? इनर टू आउटसाइड चलें तो यहां पर होगी गैंग्लियोनिक लेयर, इधर होगी बाइपोलर लेयर, इधर होगी फोटो रिसेप्टर यानी कि रॉड्स एंड कॉन्स। वही तो, लाइट किधर से आएगी? इधर से आएगी, इधर से आएगी, ऑब्वियसली इधर से आएगी। पर लाइट रेस को जो है आपको प्रॉपर्ली फोकस करना पड़ेगा रेटिना पर। और हाँ, हमें सिर्फ विजुअल वेवलेंथ में नजर आता है, विजिबल वेवलेंथ। तो एनसीईआरटी लिखती है, द लाइट रेज इन द विजिबल वेवलेंथ फोकस्ड ऑन द रेटिना। या फोकस करने का मतलब है उसका रिफ्लेक्शन करना, उसको बेंड करना ताकि वो फोविया पर गिरे। और उसके लिए रिफ्लेक्शन करना पड़ता है, बेंडिंग करनी पड़ती है। ये रिफ्लेक्शन कॉर्निया भी करता है,
एक्वोसिमा भी करता है, लेंस भी करता है। मेनली कौन करता है? कॉर्निया। ऑलमोस्ट 85% के आसपास रिफ्लेक्शन जो है वो कॉर्निया करता है, और इसी रिफ्लेक्शन की वजह से रेटिना पर रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। इसलिए आपके मेन एग्जाम का सवाल था कि रेटिना के फोटो रिसेप्टर्स अगर डैमेज ना हुए हों, अगर वो डैमेज तब तो अंधापन एक से ही। और सवाल पीछे आपको एक्सरसाइज में मिल जाएगा कि अगर फोटो रिसेप्टर्स डैमेज ना हुए हों तो आई का वो कौन सा पार्ट है जो डैमेज हो जाए तो विजन सबसे ज्यादा अफेक्ट होगा? आंसर कॉर्निया। अगर कॉर्निया डैमेज हो गया, उसका कर्वेचर बिगड़ गया, तो आप कभी भी फोविया पर लाइट रेज को फोकस नहीं कर पाओगे, एंड फोकस नहीं होगा फोविया पर, इट इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम रिजोल्यूशन। तो अगर फोविया पर फोकस नहीं करेंगे तो विजन प्रॉपर्ली नहीं हो सकता। और लाइट रेज कहां से घुसेगी? पहले कॉर्निया से टकराएगी, फिर लेंस से। पहले लेंस और कॉर्निया से नहीं, तो सीक्वेंस ध्यान से पढ़ें। एनसीईआरटी के पैराग्राफ में लिखा हुआ है द लाइट रेज इन द विजुअल वेवलेंथ फोकस्ड ऑन द रेटिना थ्रू द कॉर्निया एंड लेंस, नॉट थ्रू द लेंस एंड कॉर्निया। पहले कॉर्निया आएगा, बाद में लेंस आएगा। एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है द लाइट रेज इन द विजुअल फोकस्ड ऑन द रेटिना थ्रू द कॉर्निया एंड लेंस। यानी कॉर्निया और लेंस से होते हुए हम विजुअल वेवलेंथ की लाइट रेज को रेटिना पर फोकस करेंगे। रेटिना पर फोकस करने से मेरा मतलब है फोविया पर जानी चाहिए। अब लाइट रेज सबसे पहले किसके पास जाएगी? गैंग्लियोनिक लेयर, ये रिसीव नहीं करेगा। फिर लाइट रेज किसके पास जाएगी? बाइपोलर, ये रिसीव नहीं करेगा। फिर कहां जाएगी? रॉड्स एंड कॉन्स, वो है फोटो रिसेप्टर, लाइट को रिसीव करने वाले। तो लाइट को रिसीव करेंगे, और लाइट को रिसीव करेंगे। मैं आपको समझाऊं, मैंने आपको बताया इनके पास फोटो पिगमेंट है। फोटो पिगमेंट दो चीजें बनता है, ऑप्सिन प्रोटीन एंड रेटिनल, एनएलडीआई, डिटेल में नहीं जा रहे हैं। रेटिनल इज द लाइट एब्जॉर्बिंग पार्ट, नॉट ऑप्सिन। तो जैसे लाइट इन पर पहुंचेगी, रेटिनल लाइट को एब्जॉर्ब करता है और उसमें कंफर्मेशन चेंज हो जाता है। वो से बातें नहीं कर रहे हैं सिस ट्रांस, वो से बना रेटिनल में चेंज होगा तो रेटिनल क्या होता है? ऑप्सिन से डिसोसिएट हो जाता है। तो जैसे लाइट जाएगी, इनके पास फोटो पिगमेंट है जिसमें ऑप्सिन और रेटिनल है, तो रेटिनल लाइट को एब्जॉर्ब करता है और इट डिसोसिएट्स फ्रॉम द ऑप्सिन। यानी रेटिनल डिसोसिएट हुआ किसकी वजह से? लाइट की वजह से। मतलब लाइट ने इंड्यूस किया रेटिनल का डिसोसिएशन ऑप्सिन से। तो एनसीईआरटी लिखती है लाइट इंड्यूसेस द डिसोसिएशन ऑफ रेटिनल फ्रॉम द ऑप्सिन। और जैसे रेटिनल हटेगा, ऑप्सिन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, और ऑप्सिन का स्ट्रक्चर चेंज होगा तो रॉड्स एंड कॉन्स हैं क्या? न्यूरॉन्स होता है। तो उनकी मेम्ब्रेन की परमिटिव चेंज हो जाएगी, चार्ज का फ्लो हो जाएगा, और यहां पोटेंशियल जनरेट होगा। पर याद रखना ये पोटेंशियल ग्रेडेड पोटेंशियल होगा, नॉट एक्शन। यहां पहला पोटेंशियल माना कि फोटो रिसेप्टर में बनेगा और वो ग्रेडेड होगा। फिर उसकी वजह से ऐसे स्टिमुलस चलेगा, आई पोलर में भी क्या जनरेट होगा? ग्रेडेड पोटेंशियल, नॉट एक्शन। फिर करंट स्टिमुलस ऐसे बढ़ेगा और गैंग्लियोनिक लेयर में जनरेट होगा एक्शन पोटेंशियल। तो हमें ये याद रखना है मैकेनिज्म में एक्शन पोटेंशियल कहां जनरेट हो रहा है? एनसीईआरटी गैंग्लियोनिक सेल, कहीं कहीं लिखा हुआ है एक्शन पोटेंशियल वो कहीं ना कहीं गैंग्लियोनिक सेल में जनरेट होगा, और यहां जनरेट हो गया तो ऑप्टिक नर्व से होता हुआ मैसेज कहां चला जाएगा? ब्रेन तक, ऑसिपिटल एरिया, द विजुअल कॉर्टेक्स एरिया, और वहां पर इमेज का एनालिसिस हो जाएगा। तो लाइट का जो डायरेक्शन है रेटिना पर वो इनसाइड टू आउटसाइड है, और पोटेंशियल का जो डायरेक्शन है वो आउटसाइड टू इनसाइड है, ऐसा कुछ। और याद रखें एक्शन पोटेंशियल सबसे पहले कहां बन रहा है? गैंग्लियोनिक लेयर। उसके बाद हम बात करते हैं ईयर। ईयर को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इंटरनल ईयर। मिडल ईयर में हम तीन छोटी छोटी हड्डियों की बात करते हैं, मेलियस, इनकस और स्टेपिस। इनकी पोजीशन जरूर याद रखना, आउटसाइड टू इनसाइड। पहले मेलियस आएगी, फिर इनकस, फिर स्टेपिस। इनका शेप भी जरूर याद रखें, मेलियस हैमर शेप होती है, इनकस एनविल शेप होती है, स्टेपिस स्टिरअप शेप होती है। स्टेपिस पूरी बॉडी की सबसे छोटी हड्डी है, और स्टेपिस जाकर जुड़ती है ओवल विंडो से, फेनेस्ट्रा ओवलिस। ये भी याद रखेंगे। यूस्टेशियन ट्यूब, इसका फंक्शन है ईयर ड्रम के दोनों तरफ प्रेशर को बैलेंस करना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो ईयर ड्रम है उसको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं, टिम्पैनिम भी कहते हैं, ईयर ड्रम भी कहते हैं। इंटरनल ईयर को लेबिरिंथ कहते हैं। इंटरनल ईयर में फ्लूइड भरा होता है, और इंटरनल ईयर का दूसरा नाम है लेबिरिंथ। इंटरनल ईयर का दूसरा नाम लेबिरिंथ है। अब उसमें दो पार्ट आते हैं, बोनी लेबिरिंथ और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। बोनी लेबिरिंथ में जो फ्लूइड होता है उसको हम पेरिलिम्फ कहते हैं, मेम्ब्रेनस में जो भरा होता है उसको एंडोलिम्फ कहते हैं। और इंटरनल ईयर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है वेस्टिबुलर एपरेटस, और नीचे कोइल्ड पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं कोक्लियर एपरेटस। यानी वेस्टिबुलर एपरेटस इज सिचुएटेड अबव द कोक्लियर एपरेटस। और आपको पता है इंटरनल ईयर के दो काम होंगे, हियरिंग और बैलेंसिंग। प्राइमरी फंक्शन इज बैलेंसिंग। तो कोक्लियर एपरेटस हियरिंग का काम करेगा, जिसमें हम ऑर्गन ऑफ फोर्टाई की बात करेंगे, और वेस्टिबुलर एपरेटस बैलेंसिंग की बात करेगा। मैं स्ट्रक्चर नहीं बना पा रहा हूं बच्चों, रीजन आपको पता होना चाहिए। दिस इज द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द कोक्लिया। कोक्लिया को काटा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। और जब ट्रांसफर सेक्शन लेंगे तो कोक्लिया के अंदर हमें तीन चैम्बर्स दिखते हैं, स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला मीडिया, स्केला टिम्पेनाई। स्केला वेस्टिबुलाई में भरा होता है पेरिलिम्फ, स्केला टिम्पेनाई में भरा होता है पेरिलिम्फ, स्केला मीडिया में भरा होता है एंडोलिम्फ। इनमें मेन फंक्शन चैम्बर स्केला मीडिया है, क्योंकि वो है मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, और उसकी दो मेम्ब्रेन हैं।
जो बेस पर होती है उसे हम कहते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन, जो रूफ पर होती है उसे हम कहते हैं रीजनस मेम्ब्रेन। बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर हेयर सेल्स और सपोर्टिंग सेल से मिलकर बना हुआ हमारा मेन ऑडिटरी रिसेप्टर होता है, उसे हम कहते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। ऑन द बेस नॉमेनक्लेचर दिया है एल्फेंसो कॉर्टी के हिसाब से, जहां मैंने आपको पहला पेज समझाया था रिडक्शनिस्ट अप्रोच, उसके बाद उन जनाब का फोटो भी बना हुआ था। तो हमें ये याद रखना है कि ऑर्गन ऑफ कॉर्टी मेन ऑडिटरी रिसेप्टर है, लोकेटेड किस पर है, ऑन बेसिलर मेम्ब्रेन, एनसीईआरटी की बात। तो आप बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे हम कहते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। इसमें हेयर सेल्स की रोज होती हैं, डिटेल में नहीं जाएंगे। और ऑर्गन ऑफ कॉर्टी के ऊपर एक थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, उसे हम कहते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ऐसा कुछ। मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग बहुत आसान है। सबसे पहले ईयर ड्रम नहीं, ईयर पिन्ना, फिर ईयर कैनाल, फिर ईयर ड्रम, फिर मेलियस इनकस स्टेपिस। स्टेपिस से होता हुआ ओवल विंडो, ओवल विंडो से होता हुआ वैसे तो आता है स्केलप वेस्टिबुलाई में, और यहाँ के पेरिलिम्फ में वाइब्रेशन हो जाते हैं, और हमें याद रखना है वाइब्रेशन। अब वाइब्रेशन फाइनली कहाँ पहुंचने चाहिए, बेसिलर मेम्ब्रेन पर, बेसिलर मेम्ब्रेन। वाइब्रेशन आने चाहिए बेसिलर मेम्ब्रेन पर, वाइब्रेशन आने चाहिए बेसिलर मेम्ब्रेन पर। तो एक बार बेसिलर मेम्ब्रेन पर वाइब्रेशन पहुंच गए तो जाहिर सी बात है जो हेयर सेल्स हैं वो ऐसे हिलेंगे। बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर लगे हुए हेयर सेल तो वो हिलेंगे, हेयर सेल से निकले हुए स्टीरियोसीलिया, और ऊपर टेक्टोरल मेम्ब्रेन है, तो जब ये हिलेंगे तो ये स्टीरियोसीलिया अगेंस्ट द टेक्टोरल मेम्ब्रेन बेंड हो जाएंगे, और जैसे ये बेंड होंगे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, मैसेज जो है वो हमारे ब्रेन तक चला जाएगा। ये एनसीईआरटी पर मेन एग्जाम में जो सवाल आया था, फिर कह रहा हूँ आउट ऑफ एनसीईआरटी, मुझे नहीं समझाना है तो बता देता हूँ। ये बेसिलर मेम्ब्रेन, रफ डायग्राम, ये हेयर सेल्स, फिर सपोर्टिंग सेल्स भी होंगे। हेयर सेल से क्या निकले हुए हैं, हेयर यानी कि स्टीरियोसीलिया ऐसे, और ऊपर एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन टेक्टोरल मेम्ब्रेन, और हर हेयर सेल से जुड़ा होता है सेंसरी नर्व फाइबर कुछ इस तरह से, और ये सारे मिलकर बनाते हैं द कोक्लियर ब्रांच ऑफ ऑडिटरी नर्व, 8th नंबर की क्रेनियल नर्व। उसकी दो ब्रांच होगी ना, वेस्टिबुलर और कोक्लियर, ये कोक्लियर ब्रांच है, और ये मैसे लेकर कहां जाएगी, ऑडिटरी एरिया प्रेजेंट इन द टेम्पोरल सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ये बस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेन एग्जाम में आ चुका है, आपको मिल जाएगा पीछे ना, क्योंकि हमें पता है डीपोलेशन सोडियम की वजह से होता है, और आप देखोगे यहाँ पर पोटेशियम का रोल होता है। तो समझे, ये जो है ना, ये यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं पोटेशियम के चैनल्स, पोटेशियम के चैनल्स होते हैं यहाँ पर, पोटेशियम ट्रांसडक्शन चैनल्स। और ये जो यहाँ पर भरा होगा एंडोलिम्फ, जाहिर बात है एंडोलिम्फ है, यहाँ पेरिलिम्फ है। एंडोलिम्फ में पोटेशियम ज्यादा होता है और पेरिलिम्फ के अंदर सोडियम ज्यादा होता है। तो जैसे यहाँ पर बेसिन में हिलेगी, वाइब्रेशन आएंगे, बेसिन में हिलेगी तो हेयर सेल हिलेंगे, तो स्टीरियोसीलिया अगेंस्ट द टेक्टोरल मेम्ब्रेन बेंड होंगे, और जैसे उनसे टकराते हैं यहाँ पर होता है टिपलिंग प्रोटीन, नॉट इंपॉर्टेंट, पर टिपलिंग प्रोटीन वैसे दो टिप लिंक हो जाते हैं और ये पोटेशियम के चैनल्स खुल जाते हैं, ये आपके नीट में यूज किया गया है। और पोटेशियम के चैनल खुलेंगे तो पोटेशियम पहले अंदर आता है, और पोटेशियम अंदर आएगा, पॉजिटिव चार्ज अंदर आएगा, तो जाहिर सी बात है डीपोलराइजेशन होगा। तो यहां पर जो डीपोलराइजेशन हुआ वो किसकी वजह से हुआ, पोटेशियम चैनल्स की वजह से, नॉट सोडियम। फिर यहां पर डीपोलराइजेशन हो गया तो करंट बन गई, करंट ऐसे चली जाएगी, और इन हेयर सेल के बेस पर यहां प्रेजेंट होते हैं कैल्शियम चैनल्स। अब कैल्शियम अंदर आएगा, फिर यहां होते हैं सिनेप्टिक वेसिकल्स, तो वही मैकेनिज्म है, कैल्शियम अंदर आएगा, सिनेप्टिक वेसिकल रप्चर होंगे, उनसे निकलेगा न्यूरोट्रांसमीटर, ग्लूटामेट कौन सा वो इंपॉर्टेंट नहीं है। और फिर ये जो हेयर सेल है इनको मिलता है स्टिमुलस, इनमें बनता है यहाँ पर, फिर इधर खुल जाते हैं सोडियम वीजीसी, और सोडियम वीसी खुलेंगे, यहां सोडियम अंदर जाता है, और फिर क्या होता है डीपोलरेशन एक्शन पोटेंशियल, और फिर एक्शन पोटेंशियल जो है ब्रेन तक चला जाता है। तो हमें नॉर्मली ये याद रहता है कि डीपोलरेशन सोडियम की वजह से, पर याद रखिएगा कोक्लिया के जो हेयर सेल्स हैं वहां जो पहला डीपोलरेशन वो पोटेशियम की वजह से हो रहा है। ये आपके नीट में यूज किया गया है, अगर आपका मॉड्यूल हो तो मैं वो क्वेश्चन बता सकता हूँ, शायद मैंने इसमें लिख रखा होगा, बाद में देख लेंगे ना। अब आता है जी मैकेनिज्म बैलेंसिंग। बैलेंसिंग में मैं आपको बस एक बॉक्स बता देता हूं, वो याद रहेगा, हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। बैलेंसिंग, बैलेंसिंग कह दो या इक्विलिब्रियम कह दो, एक ही बात है, डिटेल में नहीं जा रहे मुझे ना। बैलेंसिंग दो टाइप की होती है, स्टैटिक बैलेंसिंग एंड डायनेमिक बैलेंसिंग। पहले तो बैलेंसिंग करवाना कोक्लियर एपिटस का काम नहीं है, किसका काम है, वेस्टिबुलर एपिटस, एंड वेस्टिबुलर एपिटस इज सिचुएटेड अबव द कोक्लिया, ये पता होना चाहिए। अब समझे, स्टैटिक बैलेंसिंग करवाते हैं यूट्रिकुलस एंड सेकुलस, यूट्रिकल कह दो सेक्यूल कह दो। डायनेमिक बैलेंसिंग करवाती हैं सेमी सर्कुलर डक्ट, या फिर कैनाल वर्ड भी यूज जाता है, मेन इंपॉर्टेंट वर्ड है डक्ट। मैं आपको एक कंक्लूजन बता रहा हूं बच्चों, बैलेंसिंग करवाना वेस्टिबुलर एपिटस का काम है। बैलेंसिंग दो टाइप की होती है, स्टैटिक और डायनेमिक, मतलब नहीं बता रहा हूं,
स्टैटिक बैलेंसिंग करवाएगा यूट्रिकुलस और सैकुलस, डायनेमिक करवाएगा सेमी सर्कुलर डक्ट। यूट्रिकुलस और सैकुलस के अंदर एक प्रोजेक्टेड रिज लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम कहते हैं मैकुला। और सेमी सर्कुलर डक्ट में इसमें एक फूला हुआ पार्ट होता है, उसको कहते हैं एम्पुला। सेमी सर्कुलर डक्ट का एक पार्ट होता है फूला हुआ एम्पुला, उसमें एक प्रोजेक्टेड रिज होता है नोन एज क्रिस्टा, तो उसे हम कह देंगे क्रिस्टा एम्पुलरिस। फिर जो मैकुला होता है, यहां प्रेजेंट होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स, जिन्हें हम कहते हैं ऑटोलिथ। लिथ मतलब पत्थर, ऑटो मतलब कान, कान के पत्थर ऑटोलिथ। इनको जो है ईयर डस्ट भी कहते हैं, नॉट ईयर वैक्स। ईयर वैक्स इज सेरुमेन, ये ईयर डस्ट कहते हैं। ऑटोलिथ या ऑटोकोनिया। तो ऑटोलिथ मिलते किसमें है? यूट्रिकुलस और सेकुलस में। इसलिए एनसीईआरटी ने यूट्रिकुलस और सेकुलस के लिए एक वर्ड यूज किया है, ऑटोलिथ ऑर्गन। कहीं ना कहीं लिखा हुआ है ऑटोलिथ ऑर्गन, जो है लिखा हुआ है कहीं ना कहीं ना, आपको मिलेगा ऑटोलिथ ऑर्गन जो है वो यूट्रिकुलस और सेकुलस। तो हमें ये याद रखना है, स्टैटिक बैलेंसिंग करवाएगा यूट्रिकुलस और सेकुलस में प्रेजेंट मैकुला में प्रेजेंट ऑटोलिथ। और इन ऑटोलिथ का मूवमेंट कहीं ना कहीं हेड के मूवमेंट पर डिपेंड करता है, ग्रेविटी पर। रिवर्ड कहीं ना कहीं हमें बाद में मिल जाएगा, याद रखेंगे हम, ग्रेविटी का रोल यहां देखने को मिलता है। मैकेनिज्म नहीं समझा रहा हूं बच्चों ना, यू नो द रीजन, जस्ट रिवीजन ऑफ एनसीईआरटी। डायनेमिक बैलेंसिंग करवाता है सेमी सर्कुलर डक्ट में प्रेजेंट क्रिस्टा एम्पुलरिस में प्रेजेंट एक जिलेटिनस मटेरियल होता है क्यूपुल। ये बॉक्स याद रखेंगे, मेन एग्जाम का क्वेश्चन हो जाना चाहिए। फिर है समरी। देखो मिड ब्रेन के बारे में जो मैंने आपको कहा था, मैंने लिखा हुआ है द मिड ब्रेन रिसीव्स एंड इंटीग्रेट्स विजुअल टैक्टाइल एंड ऑडिटरी इनपुट्स। इनका सवाल या तो आईबॉल की वॉल में बीच वाली लेयर वैसे क्या कहलाती है? वस्कुलर ट्यूनिक, इन जनरली कॉरोड भी कह सकते हैं। आंसर ने लिखा है, लिखा हुआ है द वॉल ऑफ द ह्यूमन आईबॉल इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स, द एक्सटर्नल लेयर इज कंपोज्ड ऑफ कॉर्निया एंड स्क्लेरा। सही है। इनसाइड स्क्लेरा इज द मिडल लेयर व्हिच इज कॉल्ड द कॉरेड। अब मिडल लेयर को हम वैसे वस्कुलर ट्यूनिक कहते हैं, उसमें 3 पार्ट होते हैं, कॉरेड, सिलियरी बॉडी, आइरिस। और मेन जो पार्ट है वो कॉरेड है, और रेटिना इनमोस्ट लेयर है। मेन ऑडिटरी रिसेप्टर ऑर्गन ऑफ कॉर्टेक्स। देखो इसमें ग्रेविटी वर्ड लिखा हुआ है, ग्रेविटी, इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रेविटी। वो जो ऑटोलिथ है ना, उनका जो मूवमेंट है वो हेड के मूवमेंट पर डिपेंड करता है, और हेड का मूवमेंट कहीं ना कहीं ग्रेविटी की वजह से वो ऑटोलिथ का मूवमेंट होता है। तो ग्रेविटी का रोल है ही सही। और बॉडी बैलेंसिंग, वैसे कान का काम क्या है? सिर्फ मैसेज ब्रेन तक पहुंचाना। जैसे कोक्लियर एपिड्स का काम क्या है? सिग्नल सेरिब्रम तक पहुंचाना, वहां हियरिंग का एनालिसिस होता है। और वेस्टिबुलर एपिड्स का काम क्या है? मैसेज कहां पहुंचाना? सेरिबेलम, बैलेंसिंग करवाना सेरिबेलम का काम है। उसके बाद अब मैंने यहाँ पर मेन एग्जाम के क्वेश्चंस लिखे हैं, उनमें से सिर्फ 2 आपको समझाना चाहता हूँ, जो आपको ये बताएंगे कि वो एनसीईआरटी से सॉल्व नहीं हो रहे हैं। जो लाइव देगा उसमें क्या मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो एट द मैक्स 5 to 10 मिनट्स, एट द मैक्स। मेन एग्जाम में अभी क्वेश्चंस हैं और वो एनसीईआरटी सॉल्व नहीं हो रहे हैं। मैंने आपसे शुरुआत में कहा था हमें जो है मॉड्यूल भी यहां पर पढ़ लेना चाहिए। एक क्वेश्चन तो है ये वाला, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला वाला सही है, पढ़कर थोड़ा अजीब लगता है। सर उजाला होगा तो दिखेगा तो डीपोलराइज होनी चाहिए, और अंधेरा होगा तो नहीं दिखेगा तो हाइपर पोलराइज होनी चाहिए, पर यहाँ उल्टा है। उजाला होता है तो फोटो रिसेप्टर हाइपर पोलराइज हो जाते हैं, और अंधेरा हो जाता है वो डीपोलराइज हो जाते हैं। समझा देता हूँ, सिलेबस का नहीं था पर मेरे एग्जाम में आ चुका है, याद कीजिए। अगर मैं इनसाइड टू आउटसाइड सीक्वेंस बताऊं रेटिना में, तो पहले आएंगी गैंग्लियोनिक लेयर, फिर आएगी बाइपोलर लेयर, और फिर है फोटो रिसेप्टर लेयर। ये इनसाइड टू आउटसाइड ऐसा कुछ है ना। अब समझे, मुझे तो सबसे पहला पोटेंशियल कहां बनता है? फोटो रिसेप्टर में। एक्शन पोटेंशियल कहां बनता है? गैंग्लियोनिक में। और गैंग्लियोनिक में एक्शन पोटेंशियल बनेगा तभी तो ऑप्टिक नर्व मैसेज लेकर ब्रेन तक जाएगी, और तभी तो दिखेगा। यानी अगर आप देखना चाहते हो तो मैसेज हमारे ब्रेन तक जाना चाहिए, और मैसेज ब्रेन तक जाने के लिए यहाँ एक्शन पोटेंशियल बनना चाहिए। यानी गैंग्लियोनिक लेयर में एक्शन पोटेंशियल बनेगा तो मैसेज ऑप्टिक नर्व ब्रेन तक लेकर जाएगी और दिखेगा। और मुझे तो दिखता कब है? उजाले में या अंधेरे में? उजाले में। टू बी वेरी क्लियर, कंप्लीट डार्कनेस कर दो नहीं दिखेगा, कंप्लीट डार्कनेस कर दो नहीं दिखेगा। क्लास में मैकेनिज्म एमजे सर 1 घंटा समझाते हैं बच्चों को, यहाँ नहीं है ना। बस मैं आपको एक क्वेश्चन जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, आउट ऑफ सिलेबस था पर आ गया ना। सुने,
ये जो बाइपोलर लेयर होती है ना, ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ये बाय डिफॉल्ट हमेशा डीपोलराइज होते हैं। जैसे कार्डियक मसल्स एक्साइटेबल, ऐसे नोड, ये हमेशा डीपोलराइज होता है। डीपोलराइज का मतलब क्या है? एक्साइटेड, यानी तैयार है कंडक्शन करने के लिए। यानी आपको होता है ये इनको मैसेज देता है और ये इसको देता है, तो ये वाले हमेशा इसको मैसेज देते रहते हैं और वो मैसेज एक्साइटेटरी होता है। और अगर ये डिपोलराइज रहेगा मतलब एक्साइटेड, तो ये इसको मैसेज देता रहेगा, इसको मैसेज मिलता रहेगा, तो एक्शन पोटेंशियल बनता रहेगा, एक्शन पोटेंशियल बनता रहेगा तो मैसेज ब्रेन तक जाता रहेगा, मैसेज ब्रेन तक जाता रहेगा तो दिखता रहेगा। तो ये कब होना चाहिए? उजाले में। पर अब समझो, फोटो रिसेप्टर जो होते हैं ना, इनके एंड्स, ये इसके साथ सिनेस बनाता है और इन फोटो रिसेप्टर्स के एंड से जो न्यूरोट्रांसमीटर निकलता है वो है ग्लूटामेट। वैसे ग्लूटामेट एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, पर यहां पर एक्सेप्शनली वो इनिबिशन का काम करता है। वैसे ग्लूटामेट एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, पर यहां पर इनिबिशन का काम करेगा। तो अगर इन फोटो रिसेप्टर से ग्लूटामेट निकल गया तो ये बाइपोलर लेयर क्या हो जाएंगे? इनिबिट, हाइपरपोलराइज। और ये इनिबिट हो गए तो आगे मैसेज नहीं जाएगा, आगे मैसेज नहीं जाएगा तो ब्रेन तक मैसेज नहीं जाएगा, नहीं दिखेगा। ये कब होना चाहिए? अंधेरे में। तो बहुत शानदार, अंधेरे में फोटो रिसेप्टर्स डीपोलराइज होते हैं। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डार्कनेस, जब अंधेरा कर दो, घोर अंधेरा, अंधेरा करते ही ये डिपोलराइज हो जाते हैं। ये डिपोलराइज मतलब एक्साइटेड है, और ये एक्साइटेड मतलब इनमें करंट चलेगी, तो इनके एंड से क्या निकल जाएगा? ग्लूटामेट। यानी अंधेरा होता है तो ये वाले जो है डिपोलराइज होते हैं, और ये डिपोलराइज होंगे मतलब ये एक्साइटेड है तो ग्लूटामेट निकाल देंगे, और ग्लूटामेट निकल गया ये बेहोश हो जाएगा। और ये अगर इनिबिट हो गया तो आगे मैसेज नहीं जाएगा, नहीं दिखेगा, तो अंधेरे में दिखता कहां है? और जब उजाला होता है, लाइट आती है, फोटो पिगमेंट टूटता है, तो लाइट आती है तो ये हो जाता है हाइपरपोलराइज, यानी ये इनिबिट, और ये इनिबिट हो गया तो इसके एंड से ग्लूटामेट नहीं निकलेगा, तो इसको इनिबिट नहीं कर पाएगा, वो हमेशा डिपोलराइज होता है। अब वो समझ में आ रहा है क्या? तो ये आपके मेरे एग्जाम के सवाल का जवाब था। यानी फोटो रिसेप्टर्स की बात कर रहे हैं इन द ह्यूमन आई, डीपोलराइज ड्यूरिंग द डार्कनेस, यानी अंधेरे में ये जाग जाते हैं, और जब ये जाग जाएंगे तो ये ग्लूटामिन निकाल देंगे, और ग्लूटामिन निकाल देंगे ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, मैसेज आगे नहीं जाएगा, दिखाई नहीं देगा, तो अंधेरे में दिखता भी नहीं है। पर उजाले में ये हाइपरपोलराइज हो जाते हैं, जैसे पिगमेंट टूटता है ये हाइपरपोलराइज हो जाते हैं, और ये हाइपरपोलराइज तो इनमें करंट नहीं जाएगी तो ग्लूटामिन नहीं निकलेगा, और जो ग्लूटामिन निकलेगा तो ये तो जगह रहेगा, ये जगह रहेगा तो आगे मैसेज जाएगा और दिख जाएगा। तो सुनने में थोड़ा अजीब लगता है पर बिल्कुल सही है। तो आंसर, करेक्ट आंसर था फर्स्ट ऑप्शन, आउट ऑफ सिलेबस था और आपकी नीट का सवाल था। एक क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया और उसकी लैंग्वेज जो है ना वो प्रॉपर नहीं आई थी, कि हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल रहा था, तो कंट्रोवर्शियल है नहीं। ये क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला पढ़ते हैं, कॉर्निया इज एन एक्सटर्नल ट्रांसपेरेंट एंड प्रोटेक्टिव प्रोटीनेशियस कवरिंग ऑफ द आईबॉल। ये स्टेटमेंट गलत है। कॉर्निया जो है वो एक्सटर्नल तो है, कॉर्निया जो है ट्रांसपेरेंट तो है, कॉर्निया जो है वो प्रोटीनेशियस कवरिंग भी है। ये कॉर्निया है फाइब्रस ट्यूनिक, फाइब्रस ट्यूनिक, व्हाइट फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू एंड व्हाइट फाइबर्स कोलेजन प्रोटीन। पर हाँ वो प्रोटेक्टिव नहीं है। कॉर्निया खुद प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है उसको। अरे कॉर्निया वो प्रोटेक्शन थोड़ा देता है, उसको खुद को प्रोटेक्शन के लिए हमने आईलिड्स बना रखी है। तो कॉर्निया प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर नहीं है, तो ये गलत हो गया। मैक्सिमम बच्चे लगा कर आए। तो इसका करेक्ट आंसर था ये वाला फोर्थ, कॉर्निया कंसिस्ट ऑफ डेंस मैट्रिक्स ऑफ कोलेजन। तो सही, कॉर्निया फाइब्रस ट्यूनिक है, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, तो उसमें कोलेजन फाइबर के बंडल होंगे। एंड इट्स द मोस्ट सेंसिटिव पोर्शन ऑफ द आईबॉल। बच्चे इसको गलत क्यों मानकर आ गए कि सर मोस्ट सेंसिटिव तो फोटो रिसेप्टर है ना सर, यानी रेटिना है ना सर। यहां कहां लिखा है कि लाइट सेंसिटिव? सेंसिटिव टच के लिए भी होता है। ये स्टेटमेंट मेडिकल कॉलेज की बुक का है एज इट इज, तो बनाने वाले भाई साहब ने वहां से दिया था। कॉर्निया जो है वो टच के लिए बहुत सेंसिटिव है। आप स्क्लेरा को तो टच कर सकते हो साइड में, बीच वाले कॉर्निया को टच करके देखेंगे तो पता चलेगा कि बहुत सेंसिटिव है। स्क्लेरा समझ में आता है? स्क्लेरा, व्हाइट ऑफ आई, हम व्हाइट स्क्लेरा को तो टच कर लेते हैं, छोटे छोटे कीड़े घुस जाते हैं तो स्क्लेरा को तो टच कर लेते हैं, कॉर्निया को टच करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो कॉर्निया आईबॉल का बहुत सेंसिटिव पार्ट है टच के लिए। अगर यहाँ लिखा होता लाइट के लिए सेंसिटिव तो ये भी गलत हो जाता, क्योंकि लाइट के लिए सेंसिटिव कौन सा है? रेटिना। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो यही था। हम अपने आज के सेशन को यहीं पर कर रहे हैं ना।
जो लाइव टेलीकास्ट में है, मैं उन आ रहा हूँ। जो हमारे ये सेशन चल रहे हैं, क्या बच्चों आपके लिए यूजफुल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? आप मुझे ऑनेस्टली बता सकते हैं। हमें अपनी स्पीड को मेंटेन इसलिए करना होता है ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। हम टाइम को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी स्पीड को मेंटेन करना होता है। अब मुझे लगता है कि कुछ नई चीजें आपको जरूर पता चलती होंगी। तो नेक्स्ट क्लास जो है यानी कल, वो ऑफिशियली हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी की आखिरी क्लास होगी, एनसीईआरटी बेस्ड है ना, और उसमें हम एक चैप्टर डिस्कस करेंगे, दैट इज केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, प्यार से नाम देते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। तो लाइव टेलीकास्ट में जो बच्चे हैं, मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आज के सेशन को यहीं पर बंद करते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों।